सो अभी डाउट कर लेते हैं, आप बताओ, डाउट्स बताओ। सो अभी डाउट क्लास होगी, पीवाई की जो हमने भेजे थे, अगर आपने वो सॉल्व किए तो उससे पूछिए, या बाहर के डाउट्स है वो पूछो, या टेस्ट के डाउट्स है वो पूछो, है ना। अभी एक्चुअली अच्छा 2 प्रोबेबिलिटी का टेस्ट हो गया ना, बेसिक प्रोबेबिलिटी वाला, आई थिंक एक ही हुआ है, 2 हो गया ना। सो अभी 2 प्रोबेबिलिटी के टेस्ट हुए, एक रैंडम वेरिएबल के, 10-10 क्वेश्चन के टेस्ट है, छोटे छोटे टेस्ट हैं, बहुत सारे टेस्ट है, 15-16 तो टेस्ट होंगे यूनिट वाइज, और फिर ऐसे ही अभी आगे और होंगे। तो इसी को रेपिटेडली सॉल्व करो, कई बार अभी बाद में रिपीट कर लेंगे। तो जो डाउट है पूछो, है ना, कोशिश करो एंड तक के सारे कॉन्सेप्ट आपको पता हो, लाइक कम से कम लास्ट में तो फुल मार्क्स आने चाहिए ना, अगर यही क्वेश्चन अगर रिपीट होता है, आपको कॉन्सेप्ट सारे पता हो, है ना, आंसर अट्टा नहीं मारना है, कॉन्सेप्ट समझने हैं। चलिए डाउट्स बताइए, डाउट्स बताइए। अच्छा, तो मैंने टेस्ट का वो भेजा था कॉपी। सो अच्छा, रैंडम वेरिएबल का भेजा है, नहीं भेजा है, प्रोबेबिलिटी का भेजा है, सीक्वेंस सीरीज का भेजा है। अच्छा, सो रैंडम वेरिएबल वाले का पीडीएफ नहीं भेजा है, मैं पीडीएफ भेज देता हूँ पहले तो, ताकि देखने में आसानी रहेगी। तो देखो मैंने पीडीएफ भेज दिया है, तो एक बार चेक करो। सो पहला क्वेश्चन क्या है कि अ रैंडम वेरिएबल हैज +2 एंड -2 वैल्यूज, +2 एंड -2 विथ इक्वल प्रोबेबिलिटी, यही वाला क्वेश्चन। तो ये कह रहा है कि रैंडम वेरिएबल का x बराबर +2 होने की और x बराबर -2 होने की, दोनों की प्रोबेबिलिटी हाफ हाफ है, ठीक है। सो दोनों की प्रोबेबिलिटी हाफ हाफ है। व्हाट इज द वेरिएंस ऑफ दिस? तो ये तो डिस्क्रीट वाले में तुम सिंपली एक काम करो, टेबल बना लो। सो यहाँ x की वैल्यू 2 या -2 होगी, प्रोबेबिलिटी एट x देख लो, तो हाफ हाफ है। ex क्या होता है तुम्हें पता ही है, ex का मतलब होगा, तो यहाँ पे मैं ex निकालने से मतलब है x px पहले फाइंड करें। सो यू राइट हेयर x px, ठीक है ना, कैसे भी कर लो बात बराबर ही है। सो और x² px, समझ लो मैं कर क्या रहा हूँ। सो ये कितना आ जाएगा 1, ये -1, और तुम्हारा आ जाएगा 4, ठीक है, तो 2 यही ना। सो क्या दिक्कत है यहाँ से, ex देखो क्या होता है, ex क्या होता है, समेशन x इंटू प्रोबेबिलिटी एट x, यही ना। तो इसकी वैल्यू तुम देख लो ऐड करके x px को, से कितना हो जाएगा 0, एंड ex² तुम देखो यहाँ से क्या होगा। सो ये क्या होता है, समेशन x² प्रोबेबिलिटी एट x। चेक करना, कोई डाउट हो तो बताना, है ना, बीच में अगर कुछ प्रॉब्लम हो, सो मतलब तुम्हें लगे कुछ डाउट है तो पूछो। तो x² px क्या होगा, सो वो देख लो, ऐड कर लो, यही था ना x² px, मतलब x का स्क्वायर करो फिर प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई करो। सो 2 + 2 4, क्या आंसर था इसमें,
क्या 4 सही है ना? अच्छा मैं तो x का निकाला अभी। अच्छा ओके, तो यहाँ से मैं निकाला वेरिएंस ऑफ x एक्चुअली। फाइन फाइन, मुझे क्या पूछा है क्वेश्चन में? सो मैंने लिखा वेरिएंस ऑफ x। अच्छा क्वेश्चन में देखना पड़ेगा क्या है। सो ये वेरिएंस ऑफ x 4 क्यों हुआ? क्योंकि ये ex स्क्वायर माइनस ex का होल स्क्वायर ना। अब मुझे देखना है कि क्या निकालना है। अच्छा ये तो मैं 4 निकाला जो x का है। क्वेश्चन में क्या पूछा था? व्हाट इज वेरिएंस ऑफ 3x माइनस 4? ओके, सो अब आपसे पूछा है, अभी जो मैंने निकाला वो वेरिएंस ऑफ x निकाला एक्चुअली। 4 इज द वेरिएंस ऑफ x। मुझे क्वेश्चन में कुछ और पूछा है। सो क्वेश्चन में पूछा है वेरिएंस ऑफ 3x माइनस 4। सो ये आ गया 9 टाइम वेरिएंस x प्लस 0, ठीक है ना। कांस्टेंट का वेरिएंस 0 होता है, तो ax प्लस b है, वेरिएंस निकालना है तो a स्क्वायर वेरिएंस x, ठीक है। कांस्टेंट का वेरिएंस 0, तो यहाँ से आंसर आपका आ गया 9 टाइम 4, तो ये आया 36। सो हमसे इसका पूछा था वेरिएंस, ठीक है। ठीक है जी, जिनका डाउट था समझ आया? ओके नेक्स्ट बताइए सर जी। सर ये वैल्यू सर 2 ही दिया था, 2 और -2 इसलिए हम कम कर लिए आप। अगर वैल्यू 3 थी तब तो तुम क्वेश्चन पढ़ो ना, मैंने थोड़ी किया। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि रैंडम वेरिएबल हैज वैल्यू +2 माइनस वैल्यू विथ इक्वल प्रोबेबिलिटी, लिखा हुआ है ना। अगर 3 होता तो 1/3 1/3 1/3 करते, 4 होता तो 1/4 1/4 1/4 1/4 करते, क्या दिक्कत है? ठीक है ना? हाँ भाई बोलो। देखो कोई भी डाउट पूछ सकते हो। पीवाई जो मैंने भेजा था उसमें कोई भी क्वेश्चन रह गया हो जो आपसे नहीं हुआ वो पूछो। टेस्ट जो हमने 3 टेस्ट अभी तक ले लिए, 2 प्रोबेबिलिटी के, 1 रैंडम वेरिएबल के, उसमें कोई डाउट है तो पूछो। अभी उसके बाद बाहर के कोई डाउट है तो भी पूछो, कहीं के भी डाउट पूछ सकते हो जो सिलेबस से रिलेवेंट हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैथ स्टैट्स कोई पोर्शन चलेगा, मैथ पोर्शन भी चलेगा, स्टैट्स का भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। साथ में डिस्कस करेंगे। टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 4 बता दीजिए जी, तो पीडीएफ मैंने ग्रुप में भेजे हैं, उसी के साथ बता देता हूँ। देखो सो फोर्थ जो है 1 2 3 4 एक्स बी रैंडम वेरिएबल विथ एमजीएफ दिस, तो वेरिएंस बताइए। ओके, तो और शर्माना नहीं है डाउट पूछने में, क्योंकि सीखोगे नहीं तो नुकसान एग्जाम में होगा। सो एक्स बी रैंडम वेरिएबल विथ एमजीएफ, तो एमजीएफ आपको दे रखा है 1 माइनस 2 टाइम्स टी की पावर माइनस, मतलब 1/1 माइनस 2t। सो पहले तो मुझे ये बताओ, आपको ये पैच, हाँ आपको पहले पहचानना पड़ेगा कि ये कौन सा रैंडम वेरिएबल है। काई स्क्वायर कौन सा है? डिग्री ऑफ फ्रीडम व्हाट? टू। देखो काई स्क्वायर पहचानो, अदरवाइज आप ये भी लिख सकते हो एक्सपोनेंशियल विथ मीन 2, क्योंकि एक्सपोनेंशियल का भी क्या होता है, x इज एक्सपोनेंशियल विथ मीन इज इक्वल टू 2। सो ये सेम ही है, दोनों चलेगा। या किसी को वैसा दिख रहा है तो अगर कोई ये बोलता है नहीं सर x इज गामा 1,2 तो भी चलेगा, ठीक है। सो तीनों हैं और कोइंसिडेंटली तीनों सेम ही है। यस और नो? यस। अब पूछा क्या हमसे? ओके एक मिनट, तो समझ आ रहा ना क्या बोल रहा हूं मैं, कि चूंकि जो होता है हमारे पास जो रैंडम वेरिएबल है कोई सा भी है ना, सो 1/बीटा e की पावर माइनस x/बीटा है ना। सो ये रैंडम वेरिएबल लो, उसमें बीटा को 2 रख दो, तो ये वाला है एक्चुअली, बीटा की जगह 2 रखा हुआ है इन्होंने। सो ये एक्चुअली पीडीएफ इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है, तुम्हें कोई भी एक पहचानना पड़ेगा। अच्छा डिफरेंशिएट करना है तो भी हो जाएगा। फोर्थ तरीका है, तो जिनको ये आता है समझ लो ना, जिनको ये आता है तो इसके हिसाब से आंसर 2 हो गया और वेरिएंस 4 हो गया, ये ना जी। जिनको ये आता है फिर से मीन 2, वेरिएंस कितना होता है म्यू स्क्वायर ना, लैम्डा स्क्वायर, या है ना, अगर मीन लैम्डा है तो वेरिएंस लैम्डा स्क्वायर, तो 4 हो गया। जिनको ये आता है, तो चूंकि मैं पीडीएफ जो गामा लिख रहा हूँ वो ये वाला पीडीएफ लिख रहा हूँ, ये गामा जो लिख रहा हूँ ये कौन सा वाला पीडीएफ है। सो गामा जो मेरा मतलब है 1 2 लिखने का, इसका मतलब ये वाला पीडीएफ मेरा।
हाँ यस यस यस, सो 1/गामा अल्फा बीटा की पावर अल्फा एक्स की पावर अल्फा -1 e की पावर x अपॉन बीटा, ये वाला पीडीएफ के हिसाब से बोल रहा हूँ मैं। सो यहाँ अल्फा 1 है और बीटा 2, तो इसका मीन निकालोगे तो मीन आएगा तुम्हारा अल्फा इंटू बीटा और वेरिएंस आएगा अल्फा बीटा स्क्वायर। सो अल्फा 1 बीटा 2 2 4। तो कहने का मतलब आप कोई भी एक पहचानो, चाहे आप काई स्क्वायर पहचानो या एक्सपोनेंशियल पहचानो या गामा पहचानो, है तीनों एक ही चीज है ना। सो अब चौथा तरीका जो सजेस्ट कर रहा था कि सर इन तीनों में से कोई समझ नहीं आया तो फोर्थ तरीका भी है, क्या है, डिफरेंशिएट करके। तो आप क्या करोगे, आप इसको डिफरेंशिएट करो। सो आपके पास है, तो चौथा तरीका है कि mxt you have 1/1 minus 2t. So what you do, you differentiate it with respect to t and put it 0. डायरेक्टली कर लो या पहले डिफरेंशिएट कर लो। So 1/x का डेरिवेटिव -1/x स्क्वायर एंड देन 1 minus 2t का -2, ठीक है। तो ये फाइनली कुछ ऐसा आ गया। सो m डैश 0 निकालना होता है हमें, दिस इज इक्वल टू ex। आप लोग जानते हो कि मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन जो वन वेरिएबल का है उसको अगर आप एक बार डिफरेंशिएट करोगे, t को 0 पुट करोगे तो आपको वो ex के इक्वल आएगा, तो मैं वो यूज कर रहा हूँ। तो mgf दिया था, एक बार डिफरेंशिएशन किया t के रेस्पेक्ट में, उसके बाद t को 0 पुट करो तो जो वैल्यू आएगी वो ex है हमेशा, चाहे कोई भी mgf हो। तो ये ex यहाँ से आ जाएगी, देख लीजिए आप 2, t को 0 रख दीजिए तो आपको 2 मिलेगा। एक बार और इसको डिफरेंशिएट करो m डबल डैश t, तो ऊपर तो अभी 2 अपॉन दिस है तो 2 को बाहर रखो 1 अपॉन, ठीक है ना। तो इसको सिंप्लीफाई करके अगर लिख दूं मैं तो ये ऊपर 2 है एक्चुअली, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, 2 एज इट इज रखो, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है -2 अपॉन एक्स क्यूब और फिर -2, ठीक है। तो फाइनल देख लो क्या है, तो इसको देखो तुम ढंग से, m डबल डैश 0 निकाल दो। तो m डबल डैश 0 मतलब 2 बार डिफरेंशिएट किया mgf को, t को 0 पुट किया, तो उस केस में आपको ex स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। तो आपको ex स्क्वायर मिलेगा, तो पुट कर दो इसको। सो आपके पास आंसर आएगा, कितना हो गया, 2 2 2, देख लो एक बारी। सो 8, t को 0 पुट करना है, ठीक है, फाइन। अब आपको ये ex स्क्वायर है, सो दिस इज योर ex स्क्वायर। सो ex स्क्वायर इज 8, सो ex स्क्वायर 8 है, ex 2 है, तो वेरिएंस आप निकाल लेंगे ना, यस। सो वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू ex स्क्वायर माइनस मीन का स्क्वायर 4, तो 4 आ गया। तो चारों तरीके से आंसर सेम ही आएंगे, कोई भी रास्ता लो आप, मंजिल एक ही है। ये किसी भी मैथ्स या स्टैट्स क्वेश्चन का तरीका होता है कि अप्रोच आपका सही है, चाहे कोई भी अप्रोच है, तो आंसर सेम ही आएगा। सो आप देख लीजिए, हमने 4 तरीके से किया, चारों वही है, मतलब अलग तो है नहीं, बस वही, ठीक है। कोई डाउट है तो पूछिए किसी को, किसका डाउट था, ये क्लियर हुआ? ओके नेक्स्ट। सेवेंथ वाले में हम ब्रेक करेंगे ना मॉड को, मतलब पहले -1 to 0 प्रोबेबिलिटी निकालनी है, -1 to 2, तो पहले -1 to 0 देन 1 to 2, ऐसे ही करना है ना। कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो आप, इसमें 2 लेवल है तो, अच्छा मतलब 3 नंबर क्वेश्चन है, 7 वो आपको इंडेक्स दिख रहा है, हाँ। तो सो यहाँ पे क्या डबल एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। सो कह रहा है कि हाँ तो मॉड है तो कोई बात नहीं, ब्रेक कर लो आप, पहले तब इंटीग्रेट ऐसे ही करोगे, फिर आप -1 से 0, 0 से 2, यस। तो मॉड x, अगर x निगेटिव है तो मॉड x को -x लिखो, x पॉजिटिव है तो मॉड x को +x लिखो, हो जाएगा उससे, यस, ठीक है ना। हाँ बोलो आगे। नेक्स्ट था 7th क्वेश्चन, आई थिंक पूछ रहा था, देखना इसमें 2 इंडेक्स है, इसने सारे इंडेक्स वैसे कर दिया है, क्वेश्चन नंबर उसके आगे लिखा है। सो 7th ये क्वेश्चन है, चेबीशेव इक्वालिटी टाइप का लग रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन, x1 x2 x3 x4 वाला। सो 9th जो क्वेश्चन है कि x1 x2 x3 x4 be independent random variables
then which of the following pairs of random variable are independent? So x1 x2 x3 x4 एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, तो इसका क्या मतलब है? इंडिपेंडेंट है तो कोवेरिएंस 0 हो जाएगा, है ना, किसी भी दो को एक साथ लो। ओके, अब कह रहा है कि कौन सा इंडिपेंडेंट होगा जो फॉलोइंग पेयर्स है इंडिपेंडेंट। तो देखो पहला ऑप्शन चेक करते हैं। तो अगर मैं कोवेरिएंस निकालता हूं x1 प्लस x2, पहले ऑप्शन में x1 प्लस x2 और x2 प्लस x3, तो ये किसके इक्वल आएगी? कोवेरिएंस में x1 x2 तो 0 हो जाएगी क्योंकि x1 x2 इंडिपेंडेंट है। कोवेरिएंस x1 x3 0 हो जाएगी क्योंकि x1 x3 इंडिपेंडेंट है। कोवेरिएंस x2 x2 तो ये वेरिएंस ऑफ x2 आ जाएगी। फिर कोवेरिएंस ऑफ x2 x3 वो 0 हो जाएगी, इंडिपेंडेंट है। तो क्या ये गारंटी है कि ये 0 ही आएगा? दिस में भी नॉन जीरो ना, सो इट मींस नॉट इंडिपेंडेंट। तो पहला ऑप्शन तो आउट हो गया, ए ऑप्शन मतलब नॉट ट्रू। दूसरा ऑप्शन से सेम लॉजिक से करोगे आप वेरिएंस x1 x1 प्लस x3 का, तो यू विल गेट कोवेरिएंस बिटवीन x1 एंड x1 प्लस x3। तो आपका आंसर आएगा वेरिएंस ऑफ x1, अगेन इट मे नॉट बी 0। सो मतलब हालांकि 0 भी होगा हम कुछ कह नहीं पाए, लेकिन ये पक्का है नॉन जीरो है, तो गारंटी दे सकते हैं कि वो इंडिपेंडेंट नहीं है ना। हम लोग क्या थ्योरम जानते हैं, यहाँ भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। थ्योरम ये है कि अगर x एंड y इंडिपेंडेंट है तो आप बोल सकते हो कोवेरिएंस बिटवीन xy जो है वो 0 है। आप लोग जानते हो ऑलरेडी। अगर xy इंडिपेंडेंट नहीं है तो कुछ नहीं कह सकते, कोवेरिएंस क्या होगा, 0 भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन दूसरा तरीके से इसी थ्योरम को मैं लिख सकता हूं, तुम लोग आइडिया है, मैं अक्सर ये वर्ड यूज करता हूं कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट। तो एक्चुअल स्टेटमेंट एंड कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट आर इक्विवेलेंट, दोनों इक्विवेलेंट, एक ही चीज को दो अलग तरीके से कहने के, दो अलग वे में कहने के तरीके हैं। तो इसी स्टेटमेंट को मैं दूसरे तरीके से क्या लिख सकता हूं, कोई बताओ? अरे उल्लू, कैसे 0 हो जाएगी? अगर कोवेरिएंस 0 है तो इंडिपेंडेंट कैसे होंगी? नहीं होगी इंडिपेंडेंट। अगर कोवेरिएंस 0 जरूर इंडिपेंडेंट होगी। कोई और ट्राई करो। नहीं, ये भी गलत है, ऐसा भी जरूरी नहीं है। हाँ, यस, दिस इज राइट। सो अगर कोवेरिएंस 0 नहीं है xy के बीच का, तो ये गारंटी देगा कि xy इंडिपेंडेंट नहीं है। ये आपको समझना है, इसमें अक्सर क्वेश्चन घुमा देता है। बिल्कुल ऐसे ही एक थ्योरम सीक्वेंस सीरीज में है, मैं फिर से बताता हूं, अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इफ समेशन an इज कन्वर्जेंट, देन ये सब वन वे है, टू वे नहीं है। अगर फिर से xy इंडिपेंडेंट नहीं है तो यू कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट कोवेरिएंस। वो 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना, ये चीज है। कोवेरिएंस 0 है सो यू कैन नॉट से एनीथिंग, इंडिपेंडेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जरूरी क्या है? जरूरी ये है कि अगर इंडिपेंडेंट है तो कोवेरिएंस 0 होगा, ऐसी गारंटी है। कोवेरिएंस 0 है तो ऐसी गारंटी नहीं है कि वो इंडिपेंडेंट होगा कि नहीं होगा। लेकिन P implies Q स्टेटमेंट है, उसका कंट्रापोजिटिव होता है नॉट Q implies नॉट P, तो वो हमने लिखा है। P स्टेटमेंट ये है, implies Q स्टेटमेंट ये है, जिसका कंट्रापोजिटिव होता है नॉट Q, इसका नॉट लगाया मैंने, implies नॉट P। ये दोनों इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो मैं अभी सपोर्टिंग एग्जांपल दे रहा हूं कई सारे। देखो, समेशन an इज कन्वर्जेंट, देन लिमिट ऑफ an इज इक्वल टू 0। अब यहां क्या होता है कि अगर मुझे पता है सीरीज कन्वर्जेंट है तो लिमिट 0 होगी, लेकिन अगर लिमिट 0 है तो कुछ नहीं कह सकते। सीरीज कन्वर्जेंट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अच्छा, अगर ये सीरीज कन्वर्जेंट नहीं है तो कुछ नहीं कह सकते, लिमिट 0 हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। बट गारंटी किस बात की है? तो इसका कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट बताओ कोई मुझे। हाँ, तो ये सही हुआ कि इस चीज की गारंटी है कि अगर लिमिट 0 नहीं आई तो ये गारंटी है कि आपकी जो सीरीज है दिस इज नॉट कन्वर्जेंट, इसकी गारंटी है। एक और ऐसे स्टेटमेंट बताता हूं मैं जहां बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तुम जानते हो कि f इज डिफरेंशिएबल फंक्शन, देन f इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ये जानते हो तुम लोग। अब फिर मैं कह रहा हूं, f डिफरेंशिएबल नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते, वो कॉन्टिन्यूअस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ओके,
अगर f कॉन्टिन्यूअस है तो कुछ नहीं कह सकते, फंक्शन डिफरेंशिएबल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, बट गारंटी किस बात की है? गारंटी बताओ इसका कंट्रापोजिटिव क्या होगा? यस, सो अगर फंक्शन डिफरेंस कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो ये गारंटी देगा कि f इज नॉट डिफरेंशिएबल। अब इसी स्टेटमेंट में एग्जाम में फंसा देता है आपको, क्योंकि आपको क्लियर जब नहीं होता है तो ये दोनों स्टेटमेंट इक्विवेलेंट है, एक ही बात कह रहा है दो अलग तरीके से। ये दोनों थ्योरम एक ही बात कह रहा है दो अलग तरीके से, ये दोनों थ्योरम एक ही बात कह रहा है दो अलग तरीके से, ठीक है? सो स्टेटमेंट सेम ही है, मैथमेटिकली आप देखो वो सेम बात ही कह रहा है, दे आर इक्विवेलेंट स्टेटमेंट, मतलब अलग तरीके से बोला गया है। सो इस तरह की चीजें होती हैं। एक बार वो स्टेटमेंट है लॉन कोरिलेटेड वाली। जी जी, यहाँ पे आते हैं, मैं ये देखो, तो इसमें ये था कि अगर इंडिपेंडेंट है तो कोवेरिएंस जीरो होगी, ठीक है? सो कोवेरिएंस की जगह आप कोरिलेशन भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोवेरिएंस जीरो है देन कोई जरूरी नहीं है कि ये इंडिपेंडेंट होगा ही, ठीक है? या अगर एक्स वाई इंडिपेंडेंट नहीं है तो आप फिर कुछ नहीं कह सकते, कोवेरिएंस जीरो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। बट अगर कोवेरिएंस जीरो नहीं है, आपको ध्यान क्या रखना है, एक स्टेटमेंट याद रखना है, P implies Q, तो इसका इक्विवेलेंट स्टेटमेंट होगा नॉट Q implies नॉट P, इसका नेगेशन फिर इसका नेगेशन यहां आ जाएगा। सो ये इंप्लाई कर रहा है इसको, तो इसका नेगेशन लेंगे, ठीक है? क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो बस यहाँ कोवेरिएंस जीरो नहीं है तो गारंटी इंडिपेंडेंट नहीं होगा, तो अभी हम ये यूज कर रहे हैं इस क्वेश्चन में, ये थ्योरम यूज कर रहे हैं हम। हाँ जी शिवानी, आपको क्लियर हुआ स्टेटमेंट कि नहीं? ठीक है ना, अगर इंडिपेंडेंट है तो कोवेरिएंस जीरो है, कोवेरिएंस जीरो नहीं है तो इंडिपेंडेंट नहीं होगा, यही दो गारंटी है। बाकी अगला ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है कि इंडिपेंडेंट नहीं है तो कोवेरिएंस जीरो नहीं होगा, नहीं, इंडिपेंडेंट नहीं है तो कुछ भी हो सकता है। हाँ बोलो सर, इसी के बेसिस पे आपको क्वेश्चन भेजे, ग्रुप में थोड़ा देखिए उसे तो। हाँ, पहले इसको कंप्लीट कर ले, तो 9th वाला क्लियर हुआ भाई, जिसका डाउट था 9th क्वेश्चन में। देखो अब ए, हाँ चेक कर लेते हैं। तो पहला ऑप्शन गलत इसलिए है क्योंकि कोवेरिएंस दोनों के बीच का वेरिएंस x के 1 के इक्वल आ जाएगा, तो जीरो नहीं होगा, तो इस लॉजिक से इंडिपेंडेंट नहीं है। दूसरा ऑप्शन में भी को वेरिएंस ऑफ x1 आ जाएगा जो जीरो नहीं हो सकता है, तो इसी लॉजिक से इंडिपेंडेंट नहीं है। तीसरे ऑप्शन में x1 x2 और x3 है, अब तुम कोवेरिएंस निकालो तो उसमें x1 x3 का कोवेरिएंस जीरो है, x2 x3 जीरो है, बट अभी तुम श्योर नहीं हो, ओके? बट एक मिनट ये देख लेते हैं, अगला ऑप्शन और देख लेते हैं। तो अगले ऑप्शन में क्या वेरिएंस x2 के इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ लॉजिक ये है इस क्वेश्चन में कि a b d तीनों आउट हो गया, तो इस हालांकि है ना, तो इसीलिए ये इंडिपेंडेंट होगा, हालांकि रिजल्ट भी है एक्चुअली, तो इसको प्रूव भी किया जा सकता है कि x1 x2 x3 तीनों इंडिपेंडेंट है, तो x1 प्लस x2 भी x3 से इंडिपेंडेंट, ये क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है, वो क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है ये चीज। बाकी डिस्कार्ड करने के लिए हमने ये थ्योरम यूज किया, तीन ऑप्शन को हटाने के लिए। सर इसमें सर कोवेरिएंस ऑफ x1 plus x2, x2 plus x3 में सर ये वेरिएंस x2 कैसे आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है। हाँ तुम्हें समझना है। देखो यहाँ फॉर्मूला होता है कोवेरिएंस बिटवीन x1 प्लस x2, और मान लो एग्जांपल के लिए x3 प्लस x4 है, तो इसका फॉर्मूला इस तरह से है, कोवेरिएंस x1 x3 एक यहाँ से उठाए एक यहाँ से उठाए, ठीक है, प्लस कोवेरिएंस x1 x4, ठीक, प्लस x2 x3। तुम्हें याद है ना इसको कैसे मल्टीप्लाई करते हो, a इंटू बी और c इंटू डी, इसको कैसे मल्टीप्लाई करते हो, AC AD BC BD, सेम कर रहा हूं यहां भी मैं, ठीक है, वही चल रहा है। हाँ तो वही लॉजिक चल रहा है। तो x1 x3 x1 x4 x2 x3, अच्छा क्या पूछ लिया, बहुत लोग क्लियर हो जाएगा, x2 x4, ठीक है, तो यहां से x2 x3 और प्लस कोवेरिएंस बिटवीन x2 x4, इस तरीके से। जब तुम पहला ऑप्शन खोल रहे थे ना, तो जब x2 x2 कॉमन आ रहा था, पहला तो ये यूज हुआ, दूसरा रिजल्ट ये है कि कोवेरिएंस बिटवीन x एंड x, तो इसका याद होगा तुम्हें डेफिनेशन, x इंटू एक्स माइनस ई ऑफ x इंटू ई ऑफ x, यही होता है ना कोवेरिएंस बिटवीन x y, तो ई एक्स वाई माइनस ई एक्स ई वाई, तो यहाँ एक्स वाई तो इक्वल ही है, तो ये किसके इक्वल आ गया, किसके इक्वल आ गया, वेरिएंस ऑफ x के। तो अब तुम्हें समझ आ गया हो कैसे आया वेरिएंस ऑफ x2 के इक्वल, ठीक है।
हाँ और कुछ पूछ रहा था, बताइए। अच्छा उसने ग्रुप में भेजा है। अच्छा एक मिनट, पहले टेस्ट निकाल के बाकी क्वेश्चन बताते। 8 कह रहा है कि x जो है ये क्या है, बाइनोमियल है, बीटा है, बाइनोमियल आई थिंक है ना। सो बाइनोमियल ही होगा 2,1/2। ओके सो जो 8th नंबर क्वेश्चन है, x है बाइनोमियल 2,1/2। तो आपसे पूछा गया एक्सपेक्टेशन ऑफ 2/1 + x। तो एक काम करो, सिंपली आपको डेफिनेशन क्लियर होगा। सो डिस्क्रीट में एक्सपेक्टेशन ऑफ कोई फंक्शन है gx, ठीक है। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ gx का फॉर्मूला होता है डिस्क्रीट में समेशन gx इनटू प्रोबेबिलिटी एट x, और जो भी x की पॉसिबल वैल्यू उस पे समेशन। तो ये लगा देते हैं समेशन 2/1 + x इनटू प्रोबेबिलिटी एट x। अब ये बाइनोमियल 2,1/2 है, तो बताओ इसका सपोर्ट क्या होगा, x की पॉसिबल वैल्यूज क्या आएगी। 0 1 2 0 1 2 पुट कर लेते हैं, तो x की वैल्यू 0 से 2 हो गई। खोल लो इसको अब, तो 0 रख देते हैं, 2/1 + 0 प्रोबेबिलिटी एट 0, फिर 1 रखो, 2/1 + 1 प्रोबेबिलिटी एट 1। सो आगे प्लस 2/1 + 2 प्रोबेबिलिटी एट 2। इसके आगे तुम जा नहीं सकते, सपोर्ट 0 1 2 ही है। तो ये हो गया 2 x = 0 पे प्रोबेबिलिटी, तो बाइनोमियल n, p x = 0 प्रोबेबिलिटी निकालो, q की पावर n आएगी। तो अगर तुम ऐसे लगा लॉजिकली लगाना चाहो तो 2c0 p कितना है हाफ, तो हाफ की पावर 0, q कितना है हाफ, p यहाँ हाफ है, तो q आपको पता है कि 1 - p होता है, तो हाफ हाफ, तो हाफ की पावर 2, ये 2/2 1 हो गया, 2c1 हाफ की पावर 1, हाफ की पावर 1, 2/3 x = 2 है ना, तो अगेन 2c2 हाफ की पावर 2 और हाफ की पावर 0। तो फाइनली अब कर दो सिंप्लीफाई। सो ये तो आ गया 1/4 सब में आ जाएगा, 2c तो 2 और यहाँ 2c1 2 होता है, 2 + 2 4 और 2/3 हो गया वहां पे, तो 4 + 2/3 14/3 और इनटू में सब में 1/4 तो है ही साथ में। तो कहने का मतलब हो गया 14/12 7/6। चेक करो जी, कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं किया, ठीक है। ओके जी, जिनका डाउट है स्पेशली समझ आया। हाँ चलो नेक्स्ट। हो गया डाउट खत्म टेस्ट में के, चलो जी। सर सीक्वेंशियल केस का जो टेस्ट हुआ था उसमें क्वेश्चन नंबर 2 बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, चलिए पीडीएफ तो भेजे थे पहले, चेक कर लेते हैं। हाँ ग्रुप में भेजे थे। सर ये जो अभी टेस्ट हुआ था रैंडम वेरिएबल वाला, इसमें जो सेकंड क्वेश्चन था वो बताओ। हाँ 1 by 1 अब इसने पूछ लिया, पहले इसका देख लेते हैं। सो सेकंड क्वेश्चन सीक्वेंस सीरीज का सेकंड क्वेश्चन, तो ये है, देखना आप क्वेश्चन सही लिख रहा हूँ ना, ये वाला क्वेश्चन 3/1² × 2², 5/2² × 3² 7/3² × 4² प्लस डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ आपको थोड़ा सा पैटर्न समझना पड़ेगा, है ना। ये इस तरह की सीरीज कहाँ तक बोला है, n टर्म का सम बोला है। तो पहला टर्म है 3/1² 2², दूसरा टर्म है 5/2² 3², तीसरा टर्म है 7/3² 4²। तो आपको पैटर्न समझना, पहले टर्म में 3 है, दूसरे टर्म में 5 है, तीसरे टर्म में 7 है, तो इसका nth टर्म क्या होगा। तो या तो आप सीधा सीधा आप लॉजिक लगाओ, हाँ, और जिनको नहीं आइडिया लग रहा है तो एपी के हिसाब से देख लो, 3 5 7 चल रहा है, तो ये 2n + 1 होगा। यस करेक्ट बताया। n को 1 रख के वेरीफाई भी कर लेना, तो n को 1 रखोगे ऊपर 3 आएगा, n को 2 रखोगे 5 आएगा, n को 3 रखोगे 7 आएगा। तो ये हो गया। उसके बाद अब उसके बाद क्या होगा, अब देखो पहले टर्म में 1² 2² है, दूसरे टर्म में 2² 3² है डिनोमिनेटर में, तीसरे टर्म में 3² 4² है। तो पैटर्न समझो, nth टर्म में क्या होगा डिनोमिनेटर में, n² + n + 1²। ठीक है, n² × n + 1², यही है। अब इसमें आपको ओपन करना है हाउ टू फाइंड द सम। तो आपको देखना है ये 3 में 1² 2² में क्या रिलेशन है,
तो 1 स्क्वायर 1 होता है, 2 स्क्वायर 4 होता है, 4 माइनस 1 3, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 9 माइनस 4 5, 4 स्क्वायर मतलब तुम्हें समझना है कि हो क्या रहा है एक्चुअली। 4 स्क्वायर 16, 3 स्क्वायर 9, 16 माइनस 9 7। तो अब तुम्हें लगेगा कुछ क्या कर सकते हैं आगे हम। तो यहाँ सिंपली दिख रहा है आपको, थोड़ा सा प्रैक्टिस करके दिखेगा कि हम इसको ऐसा लिख सकते हैं और इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। तो ये सोचना पड़ेगा आपको, यही थिंकिंग लेवल है ना, कि आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो डिफरेंट चीजें ट्राई करो तो एक इसमें ये भी क्लिक कर सकता है ना, तो वो प्रैक्टिस से आएगा। सो यहाँ पे दिखेगा आपको, अच्छा ये पैटर्न चल रहा है। सो प्लस 1/3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, एंड ये चलता रहेगा डॉट डॉट डॉट, एंड में यहाँ पे 1/n स्क्वायर माइनस 1/n प्लस 1 होल स्क्वायर। अब हो क्या रहा है, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, सारे टर्म मुझे तो बचेगा शुरू में जस्ट 1/1 स्क्वायर और एंड में 1/n प्लस 1 स्क्वायर। इसका ले लो एलसीएम, तो n प्लस 1 स्क्वायर हो गया। तो यहाँ बचा n प्लस 1 स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ होगा n स्क्वायर प्लस 2n अपॉन n प्लस 1 होल स्क्वायर, इस तरीके से। ठीक है, तो ये आंसर है। देखिए कोई होगा ऑप्शन सी ऑप्शन है, ठीक है ना। तो क्या है जिसका डाउट था? सर वो n टर्म को कुछ चेंज करके सर यही आंसर आएगा। n टर्म को चेंज करके मतलब n टर्म में कुछ ऑल्टरेशन करके, क्या अल्टरेशन करोगे? मतलब ऊपर नीचे कुछ ऐसे डिवाइड करके। पर क्यों करोगे वैसा? टेलीस्कोपिक सर वो सीरीज में मतलब अलग-अलग करके। अरे तुमसे क्वेश्चन में सर हमने लास्ट टाइम भी किया था ऐसा ही कुछ। तो लिमिट पूछेगा तो वैसा करोगे, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी लगाएंगे तो वैसा होगा। यहाँ पे लिमिट नहीं पूछा है, यहाँ सम ही पूछा है, सम टू n टर्म्स। तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, अभी तो ओके है, डायरेक्टली दिख रहा है। जरूरत नहीं है अभी, मुझे लगता है करो। थर्ड क्वेश्चन है। हाँ सर उसमें अगर हम 1 भी रखें एक ही जगह तो भी कन्वर्टेड तो होगा ना, 1 की पावर इनफिनिटी तो 1 हो जाएगा। अगर तुम 1 रख दोगे तो ये जो टर्म कहाँ कन्वर्ज करेगी ये बताओ मुझे। अगर मैंने 1 रख दिया, यू आर सेइंग राइट, जरा समझो, ये a की पावर n 1 प्लस 1/n की पावर n है। तो मैं अगर आपसे पूछूं n टेंस टू इंफिनिटी, आपके हिसाब से मैंने 1 रख दिया, सो 1 प्लस 1/n की पावर, ये लिमिट किसके इक्वल आएगी आपके हिसाब से? e। अब आप वो थ्योरम याद करो, अभी मैंने थ्योरम लिखा है, आप इस थ्योरम को ध्यान से देखो। आप क्या करो, लास्ट वाले थ्योरम को ध्यान से देखो कि अगर an की लिमिट 0 नहीं आती है तो आप क्या बोलोगे? अगर an की लिमिट 0 नहीं आती है तो व्हाट कैन यू से अबाउट द सीरीज? ठीक है, हाँ, तो वो 0 पे तभी ले जाएगा इसको, ये जो आपकी लिमिट e आई है वो 0 पे जाने के लिए जरूरी है कि ये 1 से कम हो, ताकि वो 0 पे चले जाए। a 1 से कम हो, ये जरूरी है। हाँ ये तो ठीक है। हाँ जी, ये लास्ट डाउट किसका था, क्लियर समझ आया कि नहीं आया? किसका डाउट? कंचन ने पूछा था शायद। ओके है जी, वन मिनट। सीक्वेंस सीरीज में 10 नंबर, तो 10 नंबर है, तो लास्ट क्वेश्चन जो है, अच्छा इसमें 11 क्वेश्चन थे ना, तो 10 नंबर है तुम्हारा। an की वैल्यू है n प्लस n की पावर माइनस 1, मतलब n अपॉन 1/n, n प्लस 1/n सॉरी। एंड आपको पूछा गया है लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी माइनस 1 की पावर n प्लस 1 an प्लस 1 अपॉन a, अच्छा n फैक्टोरियल है। ओके, सो ये आपसे पूछ लिया, सो क्या होगा? ओके, अच्छा सीरीज है ना, नॉट लिमिट, ये मैं गलत लिख दिया हूँ ना, सीरीज। सो सीरीज n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, तो पहले तो आप पुट कर दो उसको, पुट करके जरा ट्राई करो। सो क्या करते हैं, लिमिट, अरे यार लिमिट क्यों, सीरीज है ना, सीरीज
-1 की पावर n प्लस 1, ये है 1 दिस प्लस, देखो an तुम्हें दे रखा है तो उस an की जगह रखो ये n प्लस 1 प्लस, सो an प्लस 1 की वैल्यू रख दो, n प्लस 1 प्लस 1 बाई n प्लस 1 अपॉन में है n फैक्टोरियल, ठीक है। सो n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, ओके है। सो अब सिंप्लीफाई करो इसको, तो कौन सी वो यूज होगी, कोई ना कोई फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। सो -1 की पावर n प्लस 1, इसको ब्रेक करो, पहला टर्म n प्लस 1 अपॉन n फैक्टोरियल, दूसरा टर्म 1 अपॉन ये कहीं ना कहीं n प्लस 1 फैक्टोरियल ही बन जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करो, समेशन n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, हाँ अल्टरनेटिंग सीरीज है तो सबसे पहले हम लेबनिज टेस्ट का सोचेंगे ना। अच्छा, लेबनिज टेस्ट में कन्वर्जेंस चेक नहीं करना, तुम्हें पूछना है कहाँ कन्वर्ज कर रही है। अच्छा, पहले चेक कर सकते हो, यस यू कैन थिंक ऑफ लेबनिज टेस्ट कन्वर्जेंट है कि नहीं, आप ये कहना चाह रहे हो ना। यस सर। तो पहले आप ये सोचो कन्वर्जेंट है कि नहीं है, तो आप उसके लिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो ना, दिख जाएगा आपको। तो लेबनिज टेस्ट क्या कहता है, कन्वर्जेंट होने के लिए क्या होना चाहिए कि जो ये साथ के टर्म्स हैं ये डिक्रीजिंग होने चाहिए, ये जो टर्म्स हैं ये डिक्रीजिंग होने चाहिए, तो ऐसे ही डिक्रीजिंग होगा, दिख जाएगा जो मैं कर रहा था। तो इसको ब्रेक करो, n अपॉन n फैक्टोरियल से 1 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल हो जाएगा। सो पहले तो -1 की पावर n लिख दो, सो -1 की पावर n प्लस 1, और ये आ जाएगा 1 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन n फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल, एक बार चेक कर लो, ठीक। सो ऐसा हो गया। ठीक है, सो नाउ अब आगे बताओ, आगे क्या है। तो ये डिक्रीजिंग टर्म है, इनको बढ़ाओ वैल्यू डिक्रीज करेगी, डिक्रीजिंग तो है ही। और लेबनिज टेस्ट अगर लगाओगे तो ये डिक्रीजिंग है, इनकी वैल्यू बढ़ाओगे तो वैल्यू घटती चली जाएगी ये, और इसकी n टेंस टू इनफिनिटी वैल्यू 0 होगी। लिमिट टेस्ट क्या कहती है कि जो -1 की बार n प्लस 1 के साथ टर्म है इसकी लिमिट 0 होनी चाहिए n टेंस टू इनफिनिटी पे, और ये डिक्रीजिंग होनी चाहिए, दोनों है। तो इसका मतलब ये हो गया कि दिस इज कन्वर्जेंट। अब इसकी सम निकालनी है आपको, कहाँ कन्वर्ज करेगी, तो चेक कर दो। सम के लिए क्या है, आप ओपन कर दो इसको, तो ये कुछ ऐसा आ गया, देखो मैं ओपन कर देता हूँ, n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, सो -1 की बार n प्लस 1 और n माइनस 1 सेम ही बात है, तो इसको ब्रेक करोगे तो -1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। सो एक तो ये आ जाएगी तुम्हारे पास, प्लस समेशन n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी -1 की पावर n प्लस 1 है, तो -1 इंटू ऐसा है n अपॉन n फैक्टोरियल, ये हो जाएगा ना। एंड आगे ऐसे ही है, समेशन -1 की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। अब इसको देख लो, इसका सम पता है कि नहीं तुम लोगों को, ये फॉर्मूला पता है कि नहीं। अब तुम्हें पता होगा एक्सपेंशन ऑफ e की पावर x ना। तो यहाँ n 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो मतलब ये 0 फैक्टोरियल है, तो 1/0 फैक्टोरियल माइनस दिस, तो ये कितना आ जाएगा e की पावर -1। यहाँ 1 से स्टार्ट है तो 1 फैक्टोरियल हो गया, तो -1 तो बाहर रहेगा। और यहाँ तुम्हें मैं एक्सपेंशन यूज कर रहा हूँ, e की पावर x का एक्सपेंशन देख लो तो उससे समझ आ जाएगा। सो ये -1 है ना यहाँ, लेकिन 1 से स्टार्ट है तो एक टर्म कम है, तो एक टर्म ऐड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास e की पावर -1, क्योंकि एक टर्म इसमें कम है तो वो हमने ऐड सब्ट्रैक्ट किया।
ठीक है ना। e की पावर -1 बनने के लिए 1 इसमें ऐड करना पड़ेगा, तो उसको ऐड किया, e की पावर -1 लिख दिया, फिर +1। यहाँ n 1 से स्टार्ट है, तो यहाँ n जब 1 से स्टार्ट है, n 1 रखोगे 2 फैक्टोरियल आ गया, तो नीचे 2 फैक्टोरियल से स्टार्ट है, लेकिन e के बाद एक्सपोनेंशियल में क्या होता है 1 प्लस 1/1 फैक्टोरियल, तो 1 प्लस मतलब 1/0 फैक्टोरियल एक्चुअली, तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास। सो ये आ जाएगा e की पावर -1 -1 ठीक है। सो क्या आ जाएगा टोटल, चेक कर लो, अब हो जाएगा। यहाँ 2 टर्म कम थे क्योंकि यहाँ 2 से फैक्टोरियल से स्टार्ट है, 2 टर्म कम पर रहते हैं, 1 टर्म कम है, यहाँ ओके था। सो इस तरीके से चेक कर लो, इसका आंसर क्या आएगा। आई थिंक e की पावर -1 आएगा। ओके है ये। कोई और तरीका भी किसी ने किया है क्या, ये सेम तरीका है आपके पास भी? अरे हाँ ना बोलो भाई, सबने सेम ही किया, अलग किया है? तुम लोग क्या हो जाते हो तुम लोग, बोल रहा हूँ सबने, किसी ने किया है, किसी ने भी नहीं किया है क्वेश्चन? ओके, जिसका डाउट था वो बताओ, समझ आया कि नहीं आया? अरे मैं तो ये पूछ रहा हूँ मैं कि या तो किसी का नहीं हुआ होगा। हाँ -1 पर n+1 जो गिवन था उसको स्प्लिट कैसे किया हमने? कौन सा, इसको यहाँ पे एक्चुअली -1 की पावर n+1 को -1 का स्क्वायर इंटू -1 की पावर n-1 लिख सकते हैं, और -1 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 1 ही हो जाता है ना, तो इसीलिए हमने ब्रेक कर दिया बस। मतलब ये समझ लीजिए -1 का स्क्वायर था यहाँ पे, लाइक यहाँ 1 है बस। पावर में हमने +1 माइनस कर दिया। यस आपको इक्वल बनाना था, जहाँ जो यहाँ पे है वही बनाना था मुझे, जो n-1 फैक्टोरियल वो n-1 बनाए, यहाँ n फैक्टोरियल तो पावर में n बनाए, यहाँ n+1 था तो n+1 पहले से ही था, तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट अच्छा, फोर लास्ट क्वेश्चन हो गया ना सबका? कोई और डाउट है टेस्ट में या PYQ में, कोई डाउट है बताओ? सर कोई आज वाला जो टेस्ट था उसमें फंक्शन वाला, हाँ बताइए। सीडीएफ वाले में लिमिट्स कैसे करते हैं? जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ a लेस देन x इज लेस देन a एंड लेस b। ये क्या लास्ट क्वेश्चन पूछ रहे हो आप, जो टेस्ट का 10वां क्वेश्चन है? सेकेंड, लास्ट टेस्ट का सेकंड क्वेश्चन। हाँ सेकेंड क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी बिटवीन 2 पॉइंट्स निकालना है, तो हम सीडीएफ की हेल्प से निकालते हैं ना। हाँ ठीक है। f of b माइनस f of a होगा उसका। एक्स बी कॉन्टिन्यूअस रैंडम कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट 0। एक्स क्या है, हैव अ कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट सिमेट्रिक अबाउट 0। एफ इज द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन सच दैट कि f at -1 आपको दे रखा है 0.4 एंड f at 3 दे रखा है आपको 0.75। अब पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी x जो है आपका, सो प्रोबेबिलिटी x मोर देन 1 लेस देन 3, तो ये एक्चुअली ढंग से लिखोगे आप तो ये ऐसा है। अच्छा, चूंकि कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, मतलब अभी मैं लिख देता हूँ एग्जैक्ट फॉर्मूला ऐसा लिखूंगा मैं, मतलब मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, x लेस देन 3 माइनस प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा CDF एट 3 माइनस क्यों, यहाँ इक्वलिटी नहीं लगी है, तो इक्वलिटी नहीं लगी है, 3 की लेफ्ट हैंड लिमिट कंसीडर करनी है x की यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट कंसीडर होगी CDF में, एंड माइनस CDF एट 1। अब आपको चूंकि उसने कहा था सिमेट्रिक है 0 के अबाउट, तो जरा समझिए कि कोई डिस्ट्रीब्यूशन अगर 0 के अबाउट सिमेट्रिक है, सो ये यहाँ 1 है और यहाँ पे -1 है, तो ये कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी लेस देन इक्वल टू 1 जो है ये 0.4 है, सो ये 0 के अबाउट सिमेट्रिक है, 0 के पहले हाफ प्रोबेबिलिटी है और 0 के बाद हाफ प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 1 कितना है, डायरेक्टली फॉर्मूला होता है, हालांकि CDF एट -1 इज सेम एज 1 माइनस CDF एट 1। ये कब होता है, जब कोई डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक हो 0 के अबाउट।
ठीक है, यहाँ भी चेक कर सकते हैं आप। तो फॉर एग्जाम्पल देखो x लेस देन 1 था, तो आप क्या करोगे, दिस प्रोबेबिलिटी, मैं इसको प्रूव कर देता हूँ। यहाँ क्या है, प्रोबेबिलिटी आपको दे रखा है x लेस देन इक्वल टू -1, so this is same as x more than equal to 1, yes or no? This probability will be same as this probability. अच्छा एक मिनट, सॉरी, लेस देन इक्वल टू -1 ना, हाँ ओके, यस यस, सो लेस देन इक्वल, नहीं नहीं मैं तुम्हें प्रूव कर रहा हूँ अभी, ये प्रोबेबिलिटी और ये प्रोबेबिलिटी सेम होगी, यस और नो, आपको समझना है। एक्चुअली क्या है ये, क्योंकि ये सिमेट्रिक है ना जीरो के अबाउट, तो इसके राइट में और इसके लेफ्ट में सेम रहेगा। जैसे जीरो के राइट में हाफ है, जीरो के लेफ्ट में हाफ, सिमेट्रिक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व। तो यहाँ से यहाँ जो एरिया अंडर द कर्व है और यहाँ से यहाँ एरिया अंडर कर्व सेम ही रहेगा। क्यों? क्योंकि 1 - 1 जीरो से इक्वल डिस्टेंस पे है। तो मैं प्रूफ कर रहा हूँ इसको, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 1। अब x मोर देन इक्वल टू 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कैपिटल X लेस देन इक्वल टू 1, तो वो हो गया एक्चुअली 1 माइनस CDF एट 1। तो मैंने इस फॉर्मूले को प्रूव किया है बस। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि आपको F1 दे रखा है 0.4, F माइनस 1, तो F1 आपका हो जाएगा 1 माइनस 0.4, 0.6, कहने का ये मतलब है। ठीक है, तो फॉर्मूले से, उस फॉर्मूले से तो पुट कर लो यहाँ पे आप। और चूंकि ये कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, तो F3 माइनस और F3 सेम रहेगा। कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का CDF हमेशा कॉन्टिन्यूअस रहता है, वो लिख भी रखा है। तो कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर वैल्यू एट द पॉइंट। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट है इक्वल टू वैल्यू एट द पॉइंट होगा, क्योंकि ये CDF कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। सो माइनस और F1 की वैल्यू यहाँ है, सो फाइनली आ गया। F3 कितना था 0.75 और F1 कितना है 0.6, तो 0.15 चेक कर लीजिए। ठीक है, देखो अंजी शिवानी, आपका डाउट है ना, ठीक है, समझ आया कि नहीं? ओके, तो सर जब हमें बोला है कि हमें उसकी लेफ्ट डालनी है, मतलब लेफ्ट हैंड पे वो जा रहा है, जैसे कि 3 माइनस जा रहा है, तो वो सिमेट्रिकल कंसीडर करेंगे, सेम लेंगे। और जब हमें माइनस निकालने से f(-1) है, तो जो f(1) होगी वो 1 माइनस है। यस, वो इसलिए क्योंकि सिमेट्रिक अबाउट 0 थी, इसीलिए। यस, ये फॉर, -1 तो नहीं लिख सकते हैं। अरे ये इन जनरल फॉर्मूला है, ये आपने पढ़ा होगा जब CDF का फॉर्मूला पढ़ते हैं आप, तो उसमें ये फॉर्मूला होता है कि दिस इज CDF एट B माइनस माइनस CDF एट B, सॉरी CDF एट A, CDF एट A, इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो ऊपर आ रहा है 3 माइनस, इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड पे 3 है, या फिर 3 के लेफ्ट साइड पे x है ना जी। यहाँ पे मतलब है कि फंक्शन है ये, 3। इसका मतलब ये लिखा गया है, मतलब x 3 के इक्वल नहीं हो सकता एक्चुअली यहाँ पे, क्योंकि इक्वल नहीं लगा ना, इसीलिए। और अगर वैसा रहता, अगर इसी में फॉर्मूला ऐसा होता, प्रोबेबिलिटी x मोर देन a लेस देन इक्वल टू b, तो इसको मैं लिखता CDF एट b माइनस CDF एट a, जस्ट दिस। इसके पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक फिर से वही है जैसे मैंने डिराइव किया, कि आपको उसी इंटरवल को दूसरे टर्म में लिखना है, उसी इंटरवल को दूसरे टर्म में लिखना है। प्रोबेबिलिटी x लेस देन b माइनस प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू a, प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू b माइनस प्रोबेबिलिटी x लेस देन a, इस तरीके से। ठीक है, हाँ, तो फिर तब वहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा जी, ये हो जाएगा f(b) माइनस f(a) नेगेटिव। हाँ हाँ, ये एक मिनट, मैंने यहाँ गलत लिख दिया, ये भी यही रहेगा। क्यों रहेगा? फिर तो f(b) माइनस f(a) हो जाएगा। घट, अगर इक्वल टू नहीं होता, हाँ, फिर उसका लेफ्ट लेते हैं आप। यस यस, लेफ्ट हैंड लिमिट ले,
वो तब होगा, मैं लिख ही देता हूँ नेक्स्ट फॉर्मूला। तो जैसे x मोर देन इक्वल टू ए लेस देन इक्वल टू बी है, सो अब इसको आप लिखोगे लेस देन इक्वल टू बी माइनस प्रोबेबिलिटी x स्ट्रिक्टली लेस देन a, क्योंकि आप आउट कर रहे हो इंटरवल को। तो चूंकि a यहाँ इन है और यहाँ माइनस कर रहे हो, तो यू कैन नॉट आउट a इज हेयर ऑलरेडी, सो उसको हटा नहीं सकते आप, सो इसलिए a के पहले वाला बाहर हुआ। अब आप उसको लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट एट a, यस। और एक और फॉर्मूला रह जाता है इसी में, है ना, कि चौथा केस बस है कि प्रोबेबिलिटी जब x मोर देन इक्वल टू a है लेस देन b है, सो यू कैन राइट इट एज, ये रह गया ना बस। सो प्रोबेबिलिटी x लेस देन b माइनस प्रोबेबिलिटी x लेस देन a, ठीक है। यस ठीक है ना, ये ओके है कि नहीं? सर ये तो ओके, पर इनइक्वालिटी हमें याद में से रही कि हमें इक्वल लगाना कब, रट्टा नहीं मारना, आपको समझ नहीं आया एक्चुअली। आपको इंटरवल तो दिख रहा है कि इक्वल को नहीं समझ में आता इसमें कि एक्चुअली यहाँ इंटरवल का खेल है। एक में था आपको वो खुद एक सेट का यहाँ खेल चल रहा है, एक है ओपन इंटरवल ए बी, एक है ए बी, एक है यहाँ पे ए बी जी। तो आपको ये समझना पड़ेगा इसके लिए कि कहाँ क्या है, ये चार तरह का इंटरवल है। सो वही चीज यहाँ भी हो रहा है, यही है। यहाँ ए पे ओपन, बी पे ओपन, यहाँ ए पे ओपन, बी पे क्लोज, ए पे क्लोज, बी पे क्लोज, ए पे क्लोज, बी पे ओपन। तो उसी को आप कैसे लिख सकते हो सब ट्रैक करके, यहाँ एक्चुअली इस तरह लिखा जा रहा है। इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस इन्फिनिटी से बी माइनस माइनस इन्फिनिटी से ए क्लोज। अब आपको ये लाइन पे समझना पड़ेगा, ए बी। सो यहाँ ए मेरा ओपन था, ए पे ओपन है, बी पे ओपन है, मतलब इस तरह से है। सो अब खुद सोचो आप कैसे सबट्रैक्ट करोगे, जो सेट का सबट्रैक्शन चल रहा है। यू नाउ अप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑन इट। यहाँ है माइनस इन्फिनिटी से बी माइनस माइनस इन्फिनिटी से ओपन ए। अब आप यहाँ ए इंक्लूडेड है ना, अब ए को तुम यहाँ अगर घटा दिए तो ए तो यहाँ इंक्लूडेड है, यहाँ तुमने एक्सक्लूड कर दिया, यहाँ आउट हो रहा है, माइनस हो रहा है, ये माइनस हो रहा है। तो आपको क्या घटाओगे ताकि ये बचे, इसको रखना है। तो हमने क्या किया, यहाँ से स्टार्ट किया, वहां यहाँ से पहले यहाँ तक चले गए। और इसमें क्या माइनस करोगे, तो तुम अगर ए को एक्सक्लूड कर दोगे तो यहाँ ओपन इंटरवल ए रहेगा, ए को एक्सक्लूड नहीं करोगे तो यहाँ ए फिर इंक्लूड रहेगा। सो आपको ये सेट का डिफरेंस समझना है। दिस इज माइनस इन्फिनिटी टू बी माइनस माइनस इन्फिनिटी टू ए, इस तरीके से है। हियर माइनस इन्फिनिटी टू बी एक साथ लिया, इसमें से घटाना क्या है मुझे। अब यहाँ a इंक्लूडेड नहीं है तो मैं इसमें से क्या घटाऊं, तो मैं इसमें से माइनस इन्फिनिटी a को भी आउट करूंगा, मैं माइनस कर रहा हूं मैं, तो इसमें ये इंटरवल को आउट करूंगा ताकि यहाँ a ना आए। अब इसी प्रोबेबिलिटी लगा दो, सेम स्टोरी यहाँ पे हुई है, उसी वही चीज यहाँ पे है, उसी इंटरवल को मैं ऐसे लिख रहा हूँ। अगर अपन को जैसे CDF एट -3 की जरूरत रहेगी तो वो 1 माइनस में ही करना पड़ेगा अगर सिमेट्रिक। जी जी है ना। ये होता है कि जैसे फाई तुम जानते हो, फाई ऑफ माइनस ए बराबर 1 माइनस फाई ए। फाई क्या है, फाई का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स, नहीं एक्चुअली फाई जो नोटेशन है वो जेड के लिए है, फाई नोटेशन है जेड के लिए। ओके, सो फाई नोटेशन है जेड के लिए। जब सिमेट्रिक रहेगी या हर केस सिमेट्रिक जेड क्या होता है, यहाँ जेड क्या है, स्टैंडर्ड नॉर्मल। मैं स्टैंडर्ड नॉर्मल केस में बता रहा हूँ, तो स्टैंडर्ड नॉर्मल 0 के अबाउट सिमेट्रिक है। तो कभी भी जब सिमेट्रिक रहेगी तब ऐसा कर सकते हैं, यस। सो चूंकि जेड खुद सिमेट्रिक है, जेड का मतलब स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल, तो स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल का मीन 0 है। तो जिस भी रैंडम वेरिएबल, कोई रैंडम वेरिएबल सिमेट्रिक होगा ना 0 के अबाउट, तो उसका मीन 0 रहेगा, मतलब जिस जो भी मीन है उसके अबाउट ही सिमेट्रिक होगा, वो अपने मीन के अबाउट होता है सिमेट्रिक। तो यहाँ इसलिए है क्योंकि सिमेट्रिक होगा तभी तुम ये कर पाओगे, ठीक है। 0 के अबाउट सिमेट्रिक होगा तो ऐसा। सर 6th क्वेश्चन
कौन सा टेस्ट का? ये रैंडम वेरिएबल। अच्छा रैंडम वेरिएबल वाला। चलिए 6th क्वेश्चन। 6 कह रहा है कि x भी एक कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। किसी का भी डाउट रह जाता हो बीच में, अगर मैं ध्यान नहीं देता फिर दोबारा पूछना, ठीक है ना? ज़्यादा ईगो पे नहीं लेना कि ध्यान नहीं दिया, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं तो कोई हो सकता है बीच में मिस हो जाता हो। सो आस्क अगेन। सो 6th क्वेश्चन है कि x be a continuous random variable with PDF symmetric about 0 find so if variance is finite then the whole estimate is true। भाई देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन हो, ये जनरल क्वेश्चन है, मतलब क्या है कि इस क्वेश्चन में तुम कोई भी रैंडम वेरिएबल चूज करो जिसका मीन 0 है। सिमेट्रिक अबाउट 0 का मतलब मीन 0 होगा। कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन किसी पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिक है ना, तो वो पॉइंट मीन ही है, ठीक है? तो मीन है, तो ये रैंडम वेरिएबल जो भी हो, ऐसा कुछ भी रैंडम वेरिएबल ले लो जो 0 के अबाउट सिमेट्रिक हो, मतलब जिसका मीन 0 आता हो। कोई भी मुझे बताओ डिस्ट्रीब्यूशन जिसका मीन 0 आता हो। स्टैंडर्ड नॉर्मल। बट स्टैंडर्ड नॉर्मल में कर सकते हो, ये भी फिर तुम्हें डिफिकल्ट होगा मीन वेरिएंस निकालना मॉड एक्स का। थोड़े आसान सा बताओ कोई। 0 नहीं, यूनिफॉर्म -1 1 ये ले लो, ठीक है? -1 1 का मीन कितना आएगा इसका, ठीक है ना? सो ये सिमेट्रिक अबाउट 0 होगा। सो जिसका मीन, कोई भी रैंडम वेरिएबल सिमेट्रिक है तो अपने मीन के अबाउट ही सिमेट्रिक होगा। तो ये रैंडम वेरिएबल सिमेट्रिक है 0 के अबाउट। चलो ये एक एग्जांपल ले लिया। अब तुमने जो भी चीजें पूछा वो कैलकुलेट करो। तो देखो अब तुम ex निकालो, e mod x निकालो, वेरिएंस ऑफ x निकालो, वेरिएंस ऑफ mod x। तो वेरिएंस x निकालने से पहले है ना e ऑफ x स्क्वायर और e ऑफ mod x स्क्वायर। सो mod x स्क्वायर सेम ही रहता है x स्क्वायर के, है ना? e ऑफ mod x स्क्वायर इज सेम एज e ऑफ x स्क्वायर। सो कोई दिक्कत नहीं है। चलो ex क्या होगा, x टाइम इसका pdf 1/2 dx -1 से 1। तो ये कितना आ जाएगा तुम्हें तो पता ही है, हालांकि कितना आएगा 0, तो 0 ही आना है। e ऑफ mod x टाइम 1/2 dx -1 to 1। मैं डायरेक्ट भी बता सकता हूँ ऐसे, लेकिन मैं चूंकि मेथड से कर रहा हूँ। सो इसको इंटीग्रेट करो, कितना आएगा जी? तो इसको इंटीग्रेट करना -1 से 0 और 0 to 1। सो -1 से 0 mod x हो जाएगा -x, और जब 0 से 1 करोगे तो mod x हो जाएगा x, ठीक है? मैं दूसरा तरीका बताऊंगा इस क्वेश्चन का। तो यहाँ से तुम्हारा आ जाएगा आंसर, आई थिंक कितना आएगा जी? यूनिफॉर्म 0 1 का मीन कितना होता है 1/2, तो फाइनल 1/2 आएगा, चेक करो। और e ऑफ x स्क्वायर, सो e ऑफ x स्क्वायर क्या आएगा यहाँ से? वेरिएंस कितना होता है b - a होल स्क्वायर बाई 12, तो 2/4/12 1/3। सो ex स्क्वायर तुम चाहो तो डेफिनेशन से ट्राई कर लो, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर टाइम 1/2 dx -1 से 1, तो ये तुम्हारा 1/3 आएगा, और ये भी 1/3 ही आएगा। सो अब तुम देख लो जो तुम्हें क्वेश्चन में कह रहा है। अब यहाँ से वेरिएंस चाहिए। सो अभी क्या किया मैंने, मुझे क्या क्या जरूरत है क्वेश्चन में? e ऑफ mod x, ex वेरिएंस x, वेरिएंस x रैंक है निकालना। चलो वेरिएंस देख लो। सो वेरिएंस ऑफ x का फॉर्मूला आप सबको पता है कि e ऑफ x स्क्वायर माइनस ex का होल स्क्वायर, ठीक है? तो e ऑफ x स्क्वायर माइनस ex का होल स्क्वायर, e ऑफ x स्क्वायर क्या होगा? 1/3, ex तो 0 ही था। वेरिएंस ऑफ mod x निकालोगे तो ex स्क्वायर 1/3 माइनस mod x का मीन 1/2 था, तो ये 1/4, तो कितना आ जाएगा टोटल? सो 1/12 ना, हाँ। सो फाइनली ये आया आपके पास 1/12। अब तुम्हें बार सारे पता है, तुम्हें e ऑफ वेरिएंस mod x भी पता है, वेरिएंस x भी पता है, और तुम्हें ex भी पता है, e mod x भी पता है। आप डिसाइड कर लो कौन सा ऑप्शन है, बताओ। क्या ex e mod x इक्वल है? नो, पहला ऑप्शन आउट। वेरिएंस x वेरिएंस mod x इक्वल है? नो, दोनों, दूसरा ऑप्शन आउट। तीसरा mod x का वेरिएंस x का वेरिएंस 1/3 था, वेरिएंस mod x 1/12, mod x का लेस है वेरिएंस, तो सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है जी। इसका आसान तरीका ये था कि यू टेक x एज यूनिफॉर्म -1 1, नाउ यूज ट्रांसफॉर्मेशन। सो यूनिफॉर्म का ट्रांसफॉर्मेशन करते यूनिफॉर्म रहेगा यहाँ पे
क्योंकि जस्ट मैं क्या कर रहा हूँ, इसका लोकेशन चेंज कर रहा हूँ ना, अभी -1 से 1 में है तो इसको ठीक है। तो क्या होगा इसका डिस्ट्रीब्यूशन अगर x यूनिफॉर्म -1 से 1 तो व्हाट इज मॉड x? हाँ यूनिफॉर्म 0 1, सो यूनिफॉर्म 0 1 हो गया आपका ये। अब ये यूनिफॉर्म 0 1 हो गया तो अब सारे काम आसानी से नहीं हो गए। सो Ex, मुझे यूनिफॉर्म AB का फॉर्मूला पता है तो हम क्यों उतना जो पीछे इंटीग्रेशन कर रहे हैं, क्यों इंटीग्रेशन करेंगे, सीधा सीधा कर लेते ना। तो मीन यहाँ से 0 और वेरिएंस यहाँ से b माइनस ए होल स्क्वायर बाई 12, एक मिनट सॉरी जाओ, b माइनस ए होल स्क्वायर जो कि 4/12, तो b माइनस ए होल स्क्वायर ना, b माइनस ए इज 2 होल स्क्वायर 4/12। अब यहाँ पे सेम काम आप मॉड x के लिए करो। सो मीन a प्लस बी बाई 2, वेरिएंस b माइनस ए होल स्क्वायर बाई 12। सो हो गया, इतना में ही काम हो गया, इतना में ही चेक कर लो ऑप्शन। ठीक है जी, चलिए सर तो कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन अगर 0 आता है तो उसे सिमेट्रिक अबाउट मीन ऐसे बोलेंगे। हाँ नहीं, अगर सिमेट्रिक है तो सिमेट्रिक अबाउट 0 होगा। अगर 0 आता है हमेशा जरूरी नहीं सिमेट्रिक हो, हर डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक नहीं होता। अगर सिमेट्रिक है तो वो मीन के अबाउट सिमेट्रिक होगा। मतलब अगर कोई बोल रहा है कि x इज सिमेट्रिक अबाउट a, तो इसका मतलब a मीन है। मतलब हमेशा ये नहीं बोलेंगे जो मीन आया उसका और सिमेट्रिक ही होगा, नहीं। मैं बोल रहा हूँ सिमेट्रिक होगा जिस नंबर के अबाउट वो नंबर मीन है, ठीक है। हाँ, नॉट एवरी डिस्ट्रीब्यूशन आर सिमेट्रिक। जो सिमेट्रिक है वो अपने मीन के अबाउट ही सिमेट्रिक है, नॉट ऑल डिस्ट्रीब्यूशन आर सिमेट्रिक। और कोई क्वेश्चन? ये क्या चैट में पढ़ा नहीं मैंने, क्या चैट में था, क्या है सर? पीवाई की क्वेश्चन 57। हाँ चलिए देखते हैं अब तो। आई थिंक अब पीवाई क्यू कराया गया तो देखो, चलो देखते हैं क्या इतने सारे क्वेश्चन आए हैं। कौन सा देखे बताओ, इतने सारे हैं लास्ट वाले। अच्छा ठीक है, बाकी का भी देखते हैं। सरोज ने भेजा है और किसने भेजा है? अच्छा विपुल ने सोल्यूशन भेज दिया, ओके। सो चलो ठीक है, देखते पहले लास्ट क्या कह रहा है। क्या है, मार्क ट्रू और फॉल्स विद रीजंस फॉर योर आंसर। अपने आंसर के मतलब रीजन के साथ मार्क करो। ये तुम्हारा चौथा क्वेश्चन है जो तुमने भेजा है। कह रहा है कोवेरिएंस xy 0 है तो xy इंडिपेंडेंट होगा। अभी बताया मैंने, क्या जरूरी है इंडिपेंडेंट होगा? तो ठीक है, कोवेरिएंस 0 कुछ भी हो सकता है, इंडिपेंडेंट हो भी सकता है, नहीं भी, तो जरूरी नहीं कि इंडिपेंडेंट हो, तो ऑप्शन गलत। अगर वेरिएंस x का वेरिएंस y से ज्यादा है तो डिपेंडेंट बोला कि इंडिपेंडेंट बोला है वो? अच्छा वो डिपेंडेंट बोला है ना, तो कुछ भी हो सकता, भी गलत है। नहीं डिपेंडेंट, हाँ अगर आप कहीं भी अगर किसी ऑप्शन को हम ट्रू करते हैं ना एग्जाम में, तो मतलब वो हमेशा ट्रू होना चाहिए, तो ट्रू होगा। तो वो इंडिपेंडेंट हो भी सकता है, नहीं भी, डिपेंडेंट हो भी सकता है, नहीं भी, ये मतलब। तो वेरिएंस x ज्यादा है वेरिएंस y से, तो कह रहा है ये इंडिपेंडेंट है, चेक कर लेते हैं। सो हम इसके बीच का कोवेरिएंस निकाल लेते हैं, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई। तो फिर से तुम्हें रूल बताया था x x, तो ये वेरिएंस x का स्क्वायर, x y तो माइनस कोवेरिएंस बिटवीन x y प्लस y x, सो कोवेरिएंस बिटवीन y x, और x y और y x का कोवेरिएंस सेम रहता है, और आगे आएगा माइनस वेरिएंस y स्क्वायर। तो ये कट गया, तो बचा सिग्मा x स्क्वायर माइनस सिग्मा y स्क्वायर। सिग्मा x स्क्वायर समझ आ रहा तुम्हें, वेरिएंस ऑफ x और वेरिएंस ऑफ y है। अब बोल रहा है कि अगर x का वेरिएंस ज्यादा है वेरिएंस y से, तो अगर ऐसा आती है तो मोर देन 0 हो गया, ठीक है ना। तो इसका तो पक्का मतलब ये हो गया कि x प्लस वाई का वेरिएंस और x माइनस वाई का वेरिएंस नॉन जीरो है, यस और नो। और अगर ऐसा है तो क्या बोल सकते, मान लीजिए 0 आ गया, तभी तो हम इंडिपेंडेंट नहीं बोलेंगे। 0 आएगा ही ना कभी, क्योंकि इसने बोला है कि x का वेरिएंस स्ट्रिक्टली मोर देन y के वेरिएंस से है, ऐसा बोल रहा है ना। डी ऑप्शन देखो। तो अगर ये इससे ज्यादा ही है तो डिफरेंस क्या होगा, 0 से ज्यादा ही होगा, इक्वल तो हो ही नहीं सकता 0 के। और अगर ये 0, हाँ मतलब इंडिपेंडेंट नहीं है सर ना। नहीं, अब समझो, कोवेरिएंस 0 नहीं है, हाँ तो हम क्या जानते हैं, कोवेरिएंस 0 नहीं है, इसका मतलब वो इंडिपेंडेंट नहीं है, यस। सो x प्लस वाई एंड x माइनस वाई
आर नॉट इंडिपेंडेंट, क्योंकि इंडिपेंडेंट है तो कोवेरियंस 0 होगा, कोवेरियंस 0 नहीं है तो इंडिपेंडेंट नहीं है, तो इंडिपेंडेंट नहीं मतलब डिपेंडेंट है, तो ये भी गलत हो गया। अब कह रहा है कि अगर वेरिएंस x वेरिएंस y इक्वल है, अब देख लो यहीं पे, अच्छा दूसरा वो आ गया, तो वहां पे अब कोई दूसरा केस आ गया, तो इसमें है तुम्हारे पास कोवेरियंस बिटवीन 2x प्लस वाई एंड x माइनस वाई। तो तुम्हारे पास ये है। अब तो चलो इसको चेक कर लेते हैं। अगर वेरिएंस x वेरिएंस y इक्वल है और ये इंडिपेंडेंट दे रखा है तुम्हें, इंडिपेंडेंट है ये, ठीक है ना, तब एक्स वाई इंडिपेंडेंट होगा क्या? अच्छा तो एक्स वाई इंडिपेंडेंट है क्या? पहले इसको खोलते हैं जरा, देखो इसको खोलेंगे तो क्या आएगा, देखो 2x y, तो 2 टाइम वेरिएंस x स्क्वायर, 2x और x का कोवेरिएंस, तो 2 बाहर, x का कोवेरिएंस x स्क्वायर मतलब वेरिएंस x हो गया, प्लस, तो प्लस क्या करोगे 2x को माइनस y के साथ, तो माइनस बाहर, फिर 2 टाइम कोवेरिएंस बिटवीन x y, फिर अब y का x के साथ कोवेरिएंस बिटवीन x y, फिर प्लस y का माइनस y के साथ, तो माइनस कोवेरिएंस बिटवीन y y मतलब सिग्मा y स्क्वायर। अब तुम्हें बता रखा है कि दोनों का वेरिएंस इक्वल है और तुम्हें ये भी बता रखा है कि ये इंडिपेंडेंट है, तो अगर 2x प्लस वाई और x माइनस वाई इंडिपेंडेंट है तो ये किसके इक्वल आना चाहिए? मतलब इसकी वैल्यू मैं क्या रखूं यहाँ पे? इंडिपेंडेंट है तो जीरो के इक्वल। यस, जीरो के इक्वल आएगा, तो पुट कर लो इसको, तो 2 सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई स्क्वायर, और ये 2 टाइम माइनस में एक बार प्लस में, सो कोवेरिएंस एक्स वाई आ गया। सो देखो ध्यान से, चूंकि इंडिपेंडेंट दे रखा था मुझे तो मैंने इसको जीरो रख दिया। अब यहाँ से क्या रिलेशन आया? अब तुम्हें क्वेश्चन पूछ रहा है, तो तुम्हें दो चीजें गिवन थी, एक तो इंडिपेंडेंट गिवन थी और एक दोनों का वेरिएंस इक्वल है। अब ये दोनों इक्वल है, क्वेश्चन में कह रहा है कि सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर इक्वल है, थोड़ा घटा दो इसको, तो ये आ गया तुम्हारे पास, दोनों इक्वल ही है, तो सिग्मा वाई स्क्वायर को सिग्मा एक्स स्क्वायर लिख सकते हो तुम क्योंकि इक्वल है, तो ये हो गया सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस कोवेरिएंस बिटवीन एक्स वाई। अब कोवेरिएंस बिटवीन x, y इक्वल है कोवेरिएंस बिटवीन x और x के, क्योंकि सिग्मा एक्स स्क्वायर x का मतलब क्या है, ये है, तो पूछ क्या रहा है तुमसे? अच्छा, तो मतलब ये कहना चाह रहा है तुमसे कि ठीक है ना, ये वेरिएंस x है एक्चुअली, ये ना, तो तुमसे पूछना चाह रहा है क्या x और x y इंडिपेंडेंट होगा? सो व्हाट कैन यू से? नहीं होगा इंडिपेंडेंट। ओके, हाउ? क्योंकि अभी यहाँ कंक्लूजन पे ये आगे अटक गया, अब यहाँ से कंक्लूड करना है मुझे, या तो मैं इसको खोलूं फिर थोड़ा और खोल के देखूं, जब कंक्लूजन ना मिले थोड़ा और ओपन करके देखते हैं। सो ये है e ऑफ एक्स वाई माइनस ई एक्स ई वाई, और अगला है ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर, तो इससे मिलेगा क्या? क्वेश्चन ये है, सो व्हाट कैन यू कंक्लूड, क्या ये इंडिपेंडेंट होगा? मतलब x का जो वेरिएंस है वो कोवेरिएंस, अच्छा ठीक है, ओके, नाउ सी व्हाट कैन यू से अबाउट वेरिएंस ऑफ x? वेरिएंस हमेशा क्या होता है? वेरिएंस जीरो कब हो सकता है? नहीं, जीरो भी हो सकता है, तो ही पूछ रहा हूं, अगर जीरो होगा तो क्या मतलब निकलेगा? अगर मान लो x का वेरिएंस जीरो है तो क्या होगा? अगर किस, हाँ तो सर स्प्रेड के ऊपर देखा जाए, नहीं, थ्योरम है जो मैं बोल रहा हूँ, थ्योरम है। फिर से, अगर किसी रैंडम वेरिएबल का वेरिएंस जीरो है, इसका क्या मतलब? वो कौन सा रैंडम वेरिएबल है? डीजेनरेट, यस। सो सिर्फ एक ही रैंडम वेरिएबल जिसका वेरिएंस जीरो होता है, कभी वेरिएंस जीरो नहीं आएगा। एक ही ऐसा रैंडम वेरिएबल जिसका वेरिएंस जीरो आएगा, वो डीजेनरेट रैंडम वेरिएबल है। तो इफ एंड ओनली इफ, ये फिर से थ्योरम है। थ्योरम क्या है कि अगर कभी ऐसा हो कि वेरिएंस जीरो आ जाए, सो ये थ्योरम क्या है कि अगर वेरिएंस किसी रैंडम वेरिएबल का जीरो है, सो वेरिएंस ऑफ x इज जीरो इफ एंड ओनली इफ, देखो दोनों तरफ से, इफ एंड ओनली इफ x is degenerate random variable. What is the meaning of degenerate? Degenerate,
डीजेनेरेट, इसका मतलब है कि किसी एक ही पॉइंट पे पूरा मास होगा, x = k1 होगा, इसका ये मतलब है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ये होगा। और दूसरा रिजल्ट ये है कि अगर कोई रैंडम वेरिएबल डीजेनरेट है, इफ x is degenerate then it is independent to all random variable including itself, और एक ही ऐसा रैंडम वेरिएबल है जो खुद से भी इंडिपेंडेंट होता है, वो है डीजेनरेट। सो अगर कोई रैंडम वेरिएबल डीजेनरेट है तो वो हर रैंडम वेरिएबल से इंडिपेंडेंट होगा इंक्लूडिंग इटसेल्फ, ठीक है। तो अब यहाँ पे आते हैं कंक्लूजन पे। सो ये वेरिएंस या तो 0 होगा, अगर 0 हुआ तो ये क्या बन जाएगा, x डीजेनरेट, तो x y से इंडिपेंडेंट हो जाएगा थ्योरम के हिसाब से। मैं बोल रहा हूँ अगर ये 0 हुआ, मान लो वेरिएंस x, तो इसका क्या मतलब है कि x डीजेनरेट रैंडम वेरिएबल, अगर डीजेनरेट है तो वो सबके साथ इंडिपेंडेंट होगा, तो y के साथ भी इंडिपेंडेंट होगा, ओके है। अगर मोर देन 0 है तो क्या होगा, सो मोर देन 0 है तो इसका मतलब है कोवेरिएंस बिटवीन एक्स वाई इज नॉन जीरो, यस और नो। तो इसका क्या कंक्लूजन आएगा फिर, अगर कोवेरिएंस नॉन जीरो देन व्हाट, नॉट इंडिपेंडेंट। तो चलो एक केस तो ये भी इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, इसने बोला था इंडिपेंडेंट होगा तो ये भी गलत हो गया, तो बचा डी सही। डी चेक कर लेते हैं। डी कह रहा है फोर्थ वाला तुम्हारा कि कोवेरिएंस बिटवीन ax plus by and bx plus ay इक्वल नहीं है ab टाइम वेरिएंस x plus y के, तो एक्स वाई डिपेंडेंट होगा, मतलब इंडिपेंडेंट नहीं होगा। ओके चेक कर लेते हैं। तो इसको खोलोगे तो क्या आएगा, ए बी वेरिएंस ऑफ एक्स, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर कोवेरिएंस बिटवीन एक्स वाई, प्लस पहले इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे, चलो फिर इसको इससे किया हमने, एंड फिर अब क्या करना रह गया, तो मैं ऑर्डर में लेता हूँ। ऑर्डर में दिस विथ दिस हो गया, दिस विथ दिस, सो ए स्क्वायर कोवेरिएंस बिटवीन एक्स वाई, देन दिस विथ दिस, सो बी स्क्वायर कोवेरिएंस बिटवीन एक्स वाई और वाई एक्स का कोवेरिएंस सेम रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, और देन दिस विथ दिस, तो ए बी आ गया वेरिएंस ऑफ वाई। और चूंकि ये इक्वल नहीं है, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सो ए बी कॉमन लोगे तो वेरिएंस एक्स स्क्वायर वेरिएंस वाई स्क्वायर, प्लस यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइम्स कोवेरिएंस एक्स वाई। अभी तक तो यह आया, और मुझे बता रखा है कि मैं लेफ्ट साइड ही सॉल्व किया बस, ठीक है ना। दिस इज नॉट इक्वल टू जो गिवन है, तो दिस इज नॉट इक्वल टू ए बी। तुम खोलना चाहो तो खोल लो इसको, क्या होगा, एक्स का वेरिएंस वाई का वेरिएंस प्लस 2 टाइम कोवेरिएंस बिटवीन एक्स वाई, ओके। चलो तो फाइनली क्या कंक्लूजन निकलेगा बताओ। तो आप देख पा रहे होंगे, यदि xy इंडिपेंडेंट होगा तो उसके इक्वल हो जाएगा, यदि इंडिपेंडेंट नहीं है तो हो गया। देखो चूंकि आप कंट्रापोजिटिव देख रहे हो, ये भी सही है, इसने कहा है कि देन डिपेंडेंट होगा, तो उसका उल्टा ले लो, तो एक्स वाई इज इंडिपेंडेंट, नॉट डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट है तो क्या होगा, कोवेरिएंस 0, तो इक्वल हो जाएगा, तो हो गया, ट्रू हो गया ऑप्शन, ठीक है ना, ये भी सही है। ठीक है, ठीक। तो ये भी सही है। अगर तुम ये देख लो कि इफ x and y आर इंडिपेंडेंट, उसी ऑप्शन को दूसरे तरीके से देखना। देखो उसमें ऑप्शन था कि इफ दिस हैपन देन इट इज डिपेंडेंट, तो मैं कंट्रापोजिटिव ले रहा हूँ, इट इज नॉट डिपेंडेंट मतलब इंडिपेंडेंट, देन दिस विल बी, अच्छा इसका उल्टा होना चाहिए ना, नॉट इक्वल, यस। चेक करो अगर इंडिपेंडेंट है तो क्या होगा, सो व्हाट इफ दे आर नॉट इक्वल, हो जाएगा ना, ठीक है। उल्टा लोगे तो मतलब इक्वल ही हो जाएगा ना, कहने का मतलब ये है। उसी ऑप्शन को मैं चौथे ऑप्शन को दूसरे तरीके से लिखता हूँ, देखो तो बस वो इक्वल हो जाएगा, दिस क्वांटिटी इक्वल टू दिस क्वांटिटी, तो हो ही जाएगा ना ये तो, ओके है, ट्रू है, ठीक है। मैं सही बोला था, ठीक है, दिस इज ट्रू। एक बार सब लोग चेक कर लो मैं क्या कह रहा हूँ, नहीं तो एक काम करो, इसको कैंसिल करो, ये वाली चीज इससे कैंसिल हो गई, तो बचा क्या,
इन जनरल जरूरी नहीं a² + b² 2 ही होगा। सो एनीवे वो मत करो, तुम सिर्फ उसका कंट्रापोजिटिव लेके ही सॉल्व होगे, ठीक है ओके। अगर इंडिपेंडेंट है दोनों इक्वल हो जाएगा, तो इंडिपेंडेंट है दोनों इक्वल हो ही जाएगा ऑब्वियसली। अगर इंडिपेंडेंट है तो कोवेरिएंस वेरिएंस के इक्वल हो जाएगा। अगर इंडिपेंडेंट है तो कोवेरिएंस वेरिएंस के इक्वल आ जाएगा। क्यों? मतलब ये क्वांटिटी कहने मतलब अगर इंडिपेंडेंट है तो ये क्वांटिटी इसके इक्वल आ जाएगी, हाँ या ना? देख लो। यस सर। तो बस वही चेक करना ना हमें। इसने कहा इक्वल नहीं है तो डिपेंडेंट है, तो उसी स्टेटमेंट को कंट्रापोजिटिव ले रहे हैं कि अगर डिपेंडेंट नहीं है तो ये इक्वल होगी। तो तुम मान लो इंडिपेंडेंट नहीं है, सॉरी डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में है डिपेंडेंट है, तो उसका कंट्रापोजिटिव लेने का मतलब है कि जो क्यू है उसका नॉट लो। तो अगर इंडिपेंडेंट है तो इक्वल होना चाहिए, चेक कर लो इक्वल है कि नहीं, उससे ट्रू फॉल्स हो जाएगा तो इक्वल आ जाएगा। मतलब डी ऑप्शन को रीअरेंज कर लो, कहने का मतलब ये है। इक्विवेलेंट स्टेटमेंट होता है ना, स्टेटमेंट और उसका कंट्रापोजिटिव इक्विवेलेंट, डी ऑप्शन इज ट्रू। ऐसे अच्छा क्वेश्चन था ये, गुप्ता कपूर का लग रहा है ना? तो बताओ भाई, और डाउट बताओ नेक्स्ट। डाउट खत्म हो गया? ऐसे बहुत सारे डाउट आया था ग्रुप में, आ ही चुका है। अच्छा सॉरी, किसी ने पूछा था, एक्चुअली अनम्यूट करके नहीं पूछते हैं, PYQ क्वेश्चन 57 PYQ क्वेश्चन 57, तो अनम्यूट के पूछना देखता हूँ। ग्रुप में क्वेश्चन तो भेजे थे मैंने आज ना, PYQ वाले 57 में क्या है देख लेते हैं। अब डाउट नहीं आएंगे तो कैसे होगा? डाउट तो तुम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, अगर कोई डाउट नहीं आता लेवल बढ़ाओ अपना, अच्छे लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर डाउट आएगा। सो 57 कह रहा है कि x have a symmetric density function symmetric about 15, अगेन symmetric about 15 बोल दिया, तो 15 क्या है इस डिस्ट्रीब्यूशन का बताओ? मीन। सो आपको ये बता रखा है कि 57 क्वेश्चन में किसी भी पॉइंट के अबाउट कोई डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है तो वो मीन ही होगा, और f भी द करस्पॉन्डिंग CDF, और ऐसा दे रखा है प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 30। सो ये आपको दे रखा है 0.8। सो मतलब CDF एक्चुअली, तो ये कहना चाह रहा है कि CDF एट 30 इज 0.8। तो आपसे पूछना चाह रहा है ये, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी x will be more than equal to more than 0 less than equal to 15, क्या होगा ये? सो x more than 0 less than equal to 15, ठीक है? नॉन नेगेटिव नहीं बोला है, x हैज सिमेट्रिक डेंसिटी फंक्शन f अबाउट द 15, f करस्पॉन्डिंग फंक्शन है, 30 तक 0.8 है और 15 के अबाउट, एक मिनट रुक जाओ, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? 15 के अबाउट सिमेट्रिक है, मतलब 15 के आगे और 15 के पीछे क्या है बताओ? 15 के पीछे प्रोबेबिलिटी है, ये किसके वर्सेस किसके ग्राफ बनाता हूं मैं? x वर्सेस PDF। यस यस ये राइट। तो चूंकि मीन 15 है तो 15 के पीछे और 15 के आगे हाफ हाफ प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, क्योंकि मीन है ये। अब आप देखिए, अब हमें बता रखा है जो 30 है, यहाँ 30 है, तो इक्विवेलेंटली आप इसके जस्ट पीछे आएंगे तो बताओ 15 का जितना आगे गए और उतना ही पीछे आऊंगा तो यहाँ कौन सा नंबर आएगा? ए हुल्लू, 0 नहीं है ये, 15 के जितना आगे गए उतना ही पीछे आओ, 0 होगा। हाँ 0 होगा, यहाँ 0 थोड़ी नेगेटिव हो जाएगा। 15 के अबाउट सिमेट्रिक है, तो 15 से जितना डिस्टेंस आगे जा रहे हो तो 15 यूनिट आगे जा रहे हो ना, तुम 15 यूनिट पीछे आओ, ठीक है, तो 0 हो गया।
अब तुम डिसाइड करो, तो तुम्हें बोला गया है क्वेश्चन में, नाउ यू डिसाइड कि तुम्हारी प्रोबेबिलिटी जो है माइनस इन्फिनिटी से लेके 15 तक, देखो मैं ये बोल रहा हूँ कि x माइनस इन्फिनिटी से 15 तक ऑब्वियसली हाफ है, यू ऑलरेडी नो, एंड प्रोबेबिलिटी x 0 से 30 तक, क्वेश्चन में क्या है, नहीं 0 से 15 पूछा गया है, माइनस इन्फिनिटी से 30 तक, माइनस इन्फिनिटी से 30 तक जो तुम्हारा है, ये तुमको दे रखा है क्वेश्चन में ऑलरेडी 0.8। अब तुम ध्यान से देखो, ये डेटा तुम्हें क्वेश्चन में गिवन है, दोनों डेटा, मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेके 30 तक, यहां तक की प्रोबेबिलिटी, मतलब इधर 0.2 है, यस और नो, ठीक है ना, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी से यहां तक 0.8 है, तो इसके आगे कितना 0.2, क्योंकि एरिया अंडर अ पीडीएफ इज ऑलवेज 1, किसी पीडीएफ के अंदर का एरिया एक्स एक्सिस के ऊपर हमेशा 1 होगा, क्यों, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ द पीडीएफ इज इक्वल टू 1, आप जानते हो, इसीलिए इंटीग्रेशन क्या होता है, एरिया अंडर अ कर्व, तो एरिया अंडर अ कर्व इज 1, तो ये 0.8 यहाँ तक 0.2, चूंकि 15 के अबाउट सिमेट्रिक है, तो इसके आगे 0.2 है, तो इसके पीछे कितना होगा 0.2 ही होगा। अच्छा फिर से ध्यान दो, तो बीच का कितना बचा, 0.6 तो इसके आगे, इसके और इसके बीच में कितना, 0.3 चलो हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखते हैं पूछा क्या है, बता दो पूछा जो तुमसे है, व्हाट इज दिस आंसर, 0.3, ठीक है, देखो कोई डाउट हो तो बताओ, ठीक है जी, ये क्लास में भी है, किसका डाउट था ये, वंशिता, आप हो क्लास में, चलिए तो ये तो हो गया, नेक्स्ट और कोई डाउट है किसी को, 58, चलिए 58 देखो ऑनेस्टली एक एक क्वेश्चन सॉल्व करो, अभी मैं टेस्ट लूंगा इस पेपर का भी, मैं बता रहा हूँ, अभी फुल लेंथ टेस्ट कुछ होंगे, कम से कम 5-6 तो होंगे ही कम से कम, तो उसमें ये भी आएगा, एक पेपर होगा, और अगर 100 में 100 नहीं आ रहे मतलब तुम्हारी तैयारी में कमी है, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अगर देखे हुए पेपर, जो पेपर तुम्हारे पास ऑलरेडी है, अगर उसमें तुम 100 नहीं ला पा रहे हो तो मीन्स अभी भी तुम्हारे में बहुत कमी है, क्योंकि अगला पेपर जो आने वाला वो अनदेखा है, तो जब तुम्हारे पास जो पेपर ऑलरेडी है उसमें तुम फुल मार्क्स नहीं ला पा रहे हो, दिस इज वेरी बैड, है ना, वो तुम्हें 100% कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, आंसर रट्टा नहीं माना, फिर मैं कह रहा हूँ तुम्हारे अंदर वो स्किल डेवलप करनी है कि वो क्वेश्चन तुम 3 घंटे में कर लो, इतना सारा, वो घर पे बैठ के तुम चाहे 10 बार लगाओ, और अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ गया सारे, तो तुम ये इस टाइप के पेपर भी 3 घंटे के अंदर 100% कर पाओ, अगर एग्जैक्टली सेम पैटर्न पे क्वेश्चन देते, सेम ही बस नंबर चेंज कर दे मान लो, तो उसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आ जाए, तो नंबर चेंज करेंगे, क्वेश्चन का डेटा चेंज कर दिया तो आंसर तो चेंज हो गया, तो जो आंसर रट्टा मारा उसका तो गया, अब जिसने कॉन्सेप्ट समझा है तो वो कर लेगा उसी तरीके से, तो ये चीजें हैं, तो अगर इस तरह के क्वेश्चन आए इसी लेवल के, तो आप फिर 100% ला पाओ, ये एबिलिटी आप में डेवलप करनी है। सो है ना, आंसर देखो हर टेस्ट के बाद आपको मेल पे आंसर आ जाता है, कितने सही के, मेरे पास भी आ जाता है, मुझे भी दिख जाता है किसके कितने मार्क्स आए, तो वो पता चल जाता है मुझे, है ना, ये चीजें। सो देखो नेक्स्ट 58 पूछा इसने, सो 58 जो है, f and g are any two density function, then which one of the following is always true, तो f and g are any two density function, ओके अच्छा, तो देखो सिंपल ये है कि एफ जी डेंसिटी फंक्शन पीडीएफ इसने लिख रखा है, तो अगर पीडीएफ है इसका मतलब एफ का इंटीग्रेशन तुम करोगे इस इंटरवल में तो कितना आएगा जी, बताओ 1, ठीक है ना, डेफिनेशन के हिसाब से, सो दोनों का, और डेफिनेशन के हिसाब से दिस इज मोर देन इक्वल टू 0, दिस इज मोर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, तो ये है डेफिनेशन पीडीएफ का। अब आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा हमेशा ट्रू रहेगा, तो चलो ए ऑप्शन देख लेते हैं। पहली बात तो ये बताओ कि 2f माइनस जी, क्या इसकी गारंटी है कि हमेशा मोर देन इक्वल टू 0 होगी, आर यू श्योर, यस और नो, नो यू आर नॉट श्योर, आपको ऐसा एग्जांपल मिल जाएगा जहां ये नेगेटिव भी हो जाएगा, एफ जी पीडीएफ होगा
बट वो नेगेटिव हो जाएगा। मैं ऐसे एग्जांपल दे देता हूँ चाहो तो, है ना। सो बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे। यूनिफॉर्म भी ले लो तुम चाहो तो, यूनिफॉर्म ऐसा बना लो कुछ, सो वैसा हो जाएगा। या सेम सपोर्ट पे कुछ ऐसा बना लो, जरूरी नहीं कि ये मोर देन इक्वल टू 0 हमेशा होगा, इट इज नॉट नेसेसरी, तो ऐसे आउट हो जाएगा। दूसरा बी ऑप्शन है कि मैक्सिमम ऑफ एफ एंड जी, क्या ये हमेशा मोर देन इक्वल टू 0 होगा, यस और नो? कंपल्सरी है। तुम्हें लगता है कभी नेगेटिव आएगा ये? सोचो। क्योंकि दोनों पॉजिटिव है ना, तो इसका मैक्सिमम क्या होगा? अगर दोनों पॉजिटिव है तो इसका तो मैक्सिमम लोगे तो क्या होगा? पॉजिटिव तो पक्का रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखो मैक्सिमम मतलब दोनों में जो भी ज्यादा है वो आंसर आना है। क्योंकि दोनों पॉजिटिव है और ज्यादा वाला कंसीडर कर रहे हो तो भी पॉजिटिव ही आना है, या तो एफ के इक्वल आएगी या जे के इक्वल आएगी, जी के इक्वल आएगी, कोई एक जो भी लार्जर है। सो एनीवे पॉजिटिव तो रहेगा। अब क्वेश्चन मेन ये है कि क्या ये भी 1 आएगा, अब ये डिसाइड करना है। सो मैक्सिमम इसका मतलब ये हो गया। अब ये तुम कोई एग्जांपल देख लो ऐसा कि क्या ये मैक्सिमम की पीडीएफ हमेशा 1 आएगी, मतलब मैक्सिमम का इंटीग्रेशन क्या ये 1 आएगी? ये फेल हो सकता है, तुम्हें चेक करना पड़ेगा। सो दिस में फेल, ओके। ऐसे एग्जांपल मिल जाएंगे जहां ये फेल हो जाएगा। जैसे 0 1 पे तुम 2 वो ले लो, मतलब ऐसा एग्जांपल है तो बनाना चाह रहा हूँ। एफ जी 2 एग्जांपल ले लिया। सो उन दोनों फंक्शन का पीडीएफ मालूम होता है ना, कि जैसे 2 इंटू 1 माइनस एक्स और 2 इंटू एक्स, इस तरह से एग्जांपल आते हैं 0 1 के इंटरवल पे ही। तो 2 ऐसे पीडीएफ लो जहां पे क्या हो। सो दिस मे नॉट बी इक्वल टू 1, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ऐसे एग्जांपल है, आगे मैं बता देता हूँ। और तीसरा है सी ऑप्शन है कि f इंटू जी ऑफ x मोर देन इक्वल टू 0 होगा। सो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी हो जाएगा ना, क्योंकि एफ एक्स इंटू जी एक्स दोनों पॉजिटिव है, प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होगा। अगेन इंटीग्रेशन में नॉट बी इक्वल टू 1। अब ऐसे तुम एक दो एग्जांपल लेके फटाफट चेक कर सकते हो एग्जाम में। सो दिस में नॉट बी इक्वल टू 1, जरूरी नहीं इक्वल टू 1 होगा प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो ये हो गया। और अब बचा डी वाला। सो डी वाला जो ऑप्शन है वो कुछ ऐसा है, देखो 2 बाई क्या है 2f/3 प्लस 1/3z, मतलब 2/3f, ठीक है ना, इस तरीके से है। सो 2/3f प्लस 1/3z प्लस 1/3z। अब इसको पता है ये कौन सा कॉम्बिनेशन बोलते हैं? पहली बात तो हाँ कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन है। पहली बात तो मोर देन इक्वल टू 0 होगी, क्योंकि 2/3 पॉजिटिव इंटू 1/3 पॉजिटिव। और अगर तुम इंटीग्रेट कर लो इसको 2/3f प्लस 1/3g, है ना, यहाँ x है dx, ओपन कर लो। सो 2/3 इंटीग्रेशन ऑफ fx प्लस 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ gx। अब बताओ इसका इंटीग्रेशन किसके इक्वल था? 1/3 इंटू 1 तो कितना आ गया? 1। तो ये नॉन नेगेटिव भी है और इंटीग्रेशन 1 भी आ रहा है, तो यही वाला पीडीएफ है। अब रिजल्ट ये याद रख सकते हो तुम, ये थ्योरम है। फिर से ये जो मैंने किया है जस्ट एक थ्योरम है। क्या थ्योरम है? कि इफ मान लो f एंड g आर 2 पीडीएफ, ठीक है, सेम उस पे, देन लैम्डा टाइम f प्लस 1 माइनस लैम्डा टाइम g इज ऑल्सो अ पीडीएफ। कब? व्हेन जो लैम्डा है वो 0 1 के बीच रहेगी। इसको कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन बोलते हैं, ठीक है ना, जब दोनों का सम 1 हो जाए। लीनियर कॉम्बिनेशन होता है ना ax प्लस by, तो a भी कोई भी रियल नंबर हो सकता है लीनियर कॉम्बिनेशन में। कॉन्वेक्स में क्या होता है कि दोनों पॉजिटिव होगा या नॉन नेगेटिव होगा, सम 1 आना चाहिए, तो इन दोनों को ऐड करके हमेशा 1 आएगा, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन। तो ये हमेशा पीडीएफ होगा। सेम सीडीएफ के लिए भी ट्रू है, यही चीज सीडीएफ के लिए भी ट्रू होता है। कि आपके पास 2 सीडीएफ दे रखा है, सेम थ्योरम जो है सीडीएफ के लिए भी ट्रू है।
तो एग्जाम में इस तरह को थ्योरम पे क्वेश्चन बना देते हैं ये। सो जैसे क्या है कि इफ कैपिटल F1 एंड F2 आर टू CDF, then again lambda time F1 plus 1 minus lambda time F2, this is also a CDF, also a CDF। और लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन भी पूछा था इस पे, मान्य ने पूछा था, 5 मिनट चार्ज लगाना भूल गया लैपटॉप का। तो ठीक है ना। सो सेम दिस इज ऑल्सो CDF फॉर ऑल लैम्डा बिटवीन 0 and 1। ठीक है, और कोई डाउट? आप 49th क्वेश्चन बता सकते हो वही dy होगा? जी जी क्यों नहीं बताएंगे, हम इसीलिए खड़े हैं। तो 49 है ना, एक क्वेश्चन आप 10 बार भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, सो जो 49 है आपको बोल रहा है कि A की प्रोबेबिलिटी x है, so probability of A is x which is non-zero, probability of B जो है वो y है which is also non-zero। तो बोल रहा है probability of B given A क्या होगा। मैंने एक क्लास में डिस्कस किया था, हालांकि इस क्वेश्चन को ठीक से उसने फ्रेम किया नहीं है, ठीक है ना, तो क्योंकि लॉजिकली A 1 और 4 क्योंकि बाउंड वाले क्वेश्चन हैं, तो बाउंड कोई यूनिक नहीं होता, ठीक है ना, तो इसने अपने हिसाब से बना दिया है। लेकिन सो द नेक्स्ट जो इसका आंसर है वो आई थिंक कौन सा होता है, इसमें क्या हुआ था, B2 4 है ना, इनमें से कोई एक आएगा है ना, हाँ 4 है और कौन सा है, B आएगा। हाँ मतलब नहीं, ऐसे तो B आएगा, B2 दिया हुआ है, लेकिन 4 में भी कोई गलती नहीं है, ठीक है ना। अगर 4 भी ओके है, अगर बाउंड के हिसाब से बात कर रहा है, तो चूंकि जैसे मैं बोल रहा हूँ फॉर एग्जांपल देखो 2 बिलोंग्स टू, तुम कह रहे हो 1 3 और मुझे कोई कह रहा है 2 बिलोंग्स टू 1 4। अब मान लो ये ऑप्शन है एग्जाम में, एक ऑप्शन ये है और एक ऑप्शन ये है, तुम क्या चुनोगे। तो इसमें जिन लोगों ने 4 भी जो सोचा है ना वो भी गलत नहीं है, ठीक है ना। तो ये ऐसे बना रखा है इन्होंने, ए ऑप्शन जो है वो इस तरह से बना रखा है और डी ऑप्शन इस तरीके से बना रखा है, यहाँ एक छोटा सा नंबर यहाँ। अब ये है कि 7 बाउंड है, ये करेक्ट बाउंड है, वो अलग बात है फॉर्मूले से, बट ये भी गलत नहीं है। तो इस तरीके से उन्होंने बना रखा है ऐसा कि एक नंबर है वो इस इंटरवल में है कि इसमें है, तो ऐसे तो डी भी ट्रू हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन उसके हिसाब से क्योंकि जिसने क्वेश्चन फ्रेम किया है उसने अपने हिसाब से बी रखा है और बाकी ऑप्शन ऐसे कुछ भी भर देते हैं ना, तो कुछ भी भरते हुए उसने डी भी भर दिया ऐसे ही, तो वो भी ट्रू हो गया। हालांकि तो ऐसे कोई किसी ने क्लेम नहीं किया होगा, इसलिए कुछ हुआ नहीं क्वेश्चन। अगर क्लेम करता कोई बच्चा तो ये फिर मार्क्स टू ऑल हो जाता, इस तरीके से है, क्योंकि डी में भी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो अभी मैं बी दिखा देता हूँ कैसे आ रहा है। चलिए, तो यहाँ से क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब आप अगर देखोगे ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है। सो होता क्या है, इसने जो लॉजिक यूज किया मैं लास्ट टाइम में बताया था कि इसका जो एक्चुअली लॉजिक है वो ये लेके चल रहा है कि ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी 0 से ज्यादा होगी और 1 से कम होगी, यही ना। अच्छा, ये तो मैं यूज कर रहा हूँ, तो मैं इसे इंटरसेक्शन मुझे ढूंढना है ना। चलो, तो इंटरसेक्शन ढूंढना है, तो हाँ, तो इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर लो कि ए यूनियन बी इन दोनों के बीच में है ना, तो मैं एक को पहले सॉल्व करके चलता हूँ। तो यहाँ से ये तो श्योर है, ये तो हम जानते हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी मोर देन इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से क्या आएगा, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी मोर देन इक्वल टू 0। सो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी जो है वो क्या हो गया, लेस देन इक्वल टू क्या हो गया, पी ए प्लस पी बी। ओके, हाँ आप चेक कर लो। ओके, ये ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए, दिस इज लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, अरे हाँ ना चेक करो भाई, ये सही दिखा है गलत दिखा है? सही है सर। ठीक है ना। अब दूसरा सेकेंड इनक्वालिटी लेके चलते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी लेस देन इक्वल टू 1 होगी, तो इसको खोल दो यहाँ से। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लेस देन इक्वल टू 1। अब यहाँ से इंटरसेक्शन देख लो कहाँ होगा। सो व्हेन यू फाइंड ए इंटरसेक्शन बी इट विल बी मोर देन इक्वल टू 1, इधर आ गया। सो पी ए प्लस पी बी माइनस 1 ऐसा हो गया। सो दिस इज मोर देन इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस 1 अपॉन पी ए ऑलरेडी। अब चेक कर लो आप लोग, तो यही ऑप्शन है बुक में जो उसने बनाए हैं। तो यहाँ से ये हो गया कि ये आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स मोर देन इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस 1 अपॉन एक्स। ठीक है। अब मैं ये बोलना चाहूँ कि एक्स प्लस वाई जो होगा ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी, 1 के इक्वल हो सकता है। हाँ 1 से इक्वल या 1 लेस हो सकता है ना? ज्यादा भी हो सकता है क्या, देख लेते हैं। ए यूनियन बी और पी ए पी बी में क्या रिलेशन है? अच्छा पी ए प्लस पी बी मोर देन 1 भी हो सकता है, ऐसा है? मोर देन 1 तो हो सकता है। अच्छा, इसलिए इसने बाउंड ऐसा लिया है। तो डी मतलब मैं तो ठीक है, इट्स ओके फाइन है, ये कोई दिक्कत नहीं। मैं बस ये सोचूंगा यहाँ पे कि मेरा पॉइंट ये है कि अगर मैं ये ना यूज करके अगर मैं ऐसा यूज करता, ये ए इंटरसेक्शन भी है ना, तो अगर मैं ऐसा लिखता हूँ कि प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इज लेस देन इक्वल टू 1, तो यहाँ 1 अपॉन ए आ जाएगा, ये मैं कहना चाह रहा था। यस, सो 1 से ज़्यादा होगी नहीं ये। सो दिस क्वांटिटी लेस देन 1, तो 1 अपॉन पी ए भी मैं लिख सकता था, लेकिन चूंकि इसने ये लॉजिक यूज किया है इसके हिसाब से ये है, क्योंकि इंटरसेक्शन 1 से ज़्यादा तो ऐसे भी नहीं होगी ना। चेक कर लीजिए एक बारी। ओके, जिनका डाउट था, किनका डाउट था ये? वंशिता शायद, हाँ हाँ सर, गॉट इट। ठीक है। अच्छा सॉरी, आपको वैष्णवी, ठीक है हाँ। सो ओके, और कोई क्वेश्चन बताइए, किसी का डाउट हो? सर क्वेश्चन नंबर 65 में प्रोबेबिलिटी बता दीजिए कि कैसे ऐड करना है। 65 ओके। हाँ, ये कह रहा है कि y भी द ज्योमेट्रिक 0.6, सो y जो है जियोमेट्रिक 0.6 है, और वैल्यू क्या है y की 1 2 अप टू दिस तक। कौन सा वाला पीएमएफ है आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि 1 से स्टार्ट है, तो आपको पता है कि ये हो जाएगा कितना, q की पावर x माइनस 1 इंटू पी है ना, ये है। तो y ले लो 1 2 डॉट 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 डॉट, इस तरीके से हो गया। एंड ये q है, ठीक है ना, तो q आपको पता है यहाँ p वो 0.6 है, तो q 0.4 है। सो अब पूछा क्या जा रहा है, कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू 5 गिवन y मोर देन इक्वल टू 2 क्या होगा। तो ये जस्ट एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ a गिवन b टाइप का है ना। सो a गिवन b है, इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू 5 इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी y मोर देन इक्वल टू 2 अपॉन प्रोबेबिलिटी y मोर देन इक्वल टू 2। सो a इंटरसेक्शन b बराबर p, मतलब a गिवन b बराबर प्रोबेबिलिटी a इंटरसेक्शन b अपॉन p b। तो यहाँ से क्या आएगा, सो आप जब सॉल्व करोगे तो आपका आंसर यहाँ सिंप्लीफाई कर लो। तो इसको सिंप्लीफाई करो, बताओ इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, बताओ न्यूमरेटर में। हाँ, सो यहाँ हो गया y इज इक्वल टू 5, कॉमन लेना है आपको। ये बोल रहा है y 5 है, ये बोल रहा है y 2 से ज्यादा इक्वल है, तो y 5 होगा। और डिनोमिनेटर में प्रोबेबिलिटी y मोर देन इक्वल टू 2 है, तो मोर देन इक्वल टू 2 में क्या क्या आ जाएगी, 2 3 4 5 दिस। तो कॉम्प्लीमेंट करना आसान है ना, यस यस। सो कॉम्प्लीमेंट करना आसान है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x लेस देन 2। तो लेस देन 2 में जस्ट x नहीं y है ना, सो y लेस देन 2 कर सकता हूँ। लेस देन 2 में जस्ट एक ही वैल्यू है, सो ऐसा कर लो। अब देखो जस्ट पुट कर देते हैं, तो y बराबर 5 पे प्रोबेबिलिटी लिखो, ये y पे था, सो दिस जो मैं लिखा था दिस वाज प्रोबेबिलिटी कैपिटल Y इज इक्वल टू स्मॉल y, तो q की पावर y माइनस 1 इंटू पी, तो ये था q की पावर 5 पे है, तो 4 इंटू पी
अपॉन 1 माइनस क्यू की पावर y को 1 रखना है, 0, क्यू की पावर 0 इंटू पी, तो फाइनली आ गया, पुट कर लो वैल्यू, कर लो पुट, सो क्यू की पावर 4 इंटू पी अपॉन 1 माइनस पी बचेगा, ये क्यू हो जाएगा, ठीक है, तो क्यू कट गया, Q3 इंटू पी, Q3 कितना है, Q है 0.4, 0.4 का Q, P कितना है 0.6, सो मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, बताइए क्या आएगा, देख लो डाउट है तो बताओ, पर चेक कर लो। ओके एक मिनट, तो ये Q की पावर y माइनस 1 इंटू पी, सो 0.384, 0.0384, ओके ठीक है। और कोई क्वेश्चन? एक मिनट, क्या लिखते हैं यहाँ पे? हाँ, तो आप क्या लेना चाहोगे? लेकिन नहीं, QXP जहाँ होता है वहाँ X कहाँ से स्टार्ट होता है? जीरो से होता है। हाँ, यहाँ कहाँ से स्टार्ट? एक्चुअली नेगेटिव बाइनोमियल में दो PMF है, ज्योमेट्रिक में भी दो PMF है, ज्योमेट्रिक इज अ स्पेशल केस ऑफ नेगेटिव बाइनोमियल, जैसे गामा में दो PDF है, तो वैसे ही एक्सपोनेंशियल में दो PDF होते हैं, तो सिमिलर लॉजिक्स यहाँ पे हैं, तो ऐसे assume कर ले कि वो x minus 0 करा था उन्होंने वहाँ पे, यहाँ पे हम इसीलिए y minus 1 यस तो वो स्टार्ट वाला उसको माइनस कर ले। एक्चुअली इंटरप्रिटेशन वैसा होता है कि जब एक में आप काउंट करते हो नंबर ऑफ ट्रायल रिक्वायर्ड टू दिस, एक में काउंट करते हो नंबर ऑफ फेलियर, राइट, जो नेगेटिव बाइनोमियल का तरीका है, हाँ, टू गेट द फर्स्ट सक्सेस, है ना, नंबर ऑफ ट्रायल रिक्वायर्ड टू गेट फर्स्ट सक्सेस, तो उस केस में वो 1 से स्टार्ट होता है ना, ट्रायल है, हाँ, और नंबर ऑफ फेलियर रिक्वायर्ड टू गेट फर्स्ट सक्सेस, तो ये 0 से स्टार्ट होता है, तो इसलिए दो डिफरेंट PMFs हैं ज्योमेट्रिक में, तो आपको ध्यान रखना, सपोर्ट यहाँ 1 से स्टार्ट था, इसलिए Q की पावर y माइनस 1 लिया मैंने इंटू P, अगर सपोर्ट 0 से स्टार्ट होता तो मैं लेता Q की पावर 0 इंटू P, ये है, सॉरी Q की पावर y इंटू P, हाँ, नेक्स्ट कोई पूछा है क्या? अभी कोई पूछ रही थी, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन 64, समझ नहीं आया? ओ ठीक है, 64 है, Z be the exponential random variable with mean alpha, ओके, सो आपका Z एक एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल मीन अल्फा है, तो मीन अल्फा का मतलब इसका PDF जो होगा 1 बाई अल्फा e की पावर माइनस Z बाई अल्फा, चूंकि Z बोला है तो मैं Z ही लिख लेता हूँ, ठीक है, सो ये है Z मोर देन 0। अब कह रहा है आपसे कि द कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y गिवन Z, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y गिवन Z is Poisson with mean Z, then variance of Z, okay, so आप याद कीजिए वेरिएंस ऑफ Z, अगर मुझे वेरिएंस ऑफ Z को कंडीशनल में लिखना है तो मैं क्या लिख सकता हूँ? लेकिन सर Z वेरिएंस ऑफ Z डिफरेंस इज अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अल्फा स्क्वायर हो जाएगा सर ना, वो Z का वेरिएंस Z आपको एक्सपोनेंशियल दे दिया है, तो ये कंडीशनल का कोई यूज है ही नहीं फिर तो यहाँ पे, है ना? कोई नहीं हो जाएगा हमारे के लिए बेटर, हाँ, वो बेवकूफ बनाने के लिए, जैसा मैं भी सोच रहा हूँ उस पर कैसे यूज, जो सोच रहा है वेरिएंस एक्सपेक्टेशन x इवन y प्लस एक्सपेक्टेशन वेरिएंस y, ऐसा कुछ नहीं। एक्चुअली सोच तो मैं भी वही रहा हूँ कि मैं इसको यूज कैसे करूँ, तो मैं सोच रहा था यूज कैसे होगा ये, तो लेकिन यहाँ पे जरूरत भी नहीं है क्योंकि मुझे याद दे ही रखा है इसने कि जो Z है वो तो हमारे पास पॉइजन है ना, सो वो सॉरी पॉइजन कह रहा हूँ, एक्सपोनेंशियल है, हाँ, यस, तो यहीं से आंसर आ गया कि जब सो जब चूंकि मीन अल्फा है तो इसका वेरिएंस अल्फा स्क्वायर, कुछ और जरूरत ही नहीं है, तो वो बस कंफ्यूज करने के लिए दे दिया है, ओके, तो अल्फा स्क्वायर हो गया, ठीक है, ओके, समझ आया जी, जिनका डाउट था, हाँ, कि जस्ट एक्सपोनेंशियल का मीन अल्फा है तो वेरिएंस अल्फा स्क्वायर, अच्छा, इसने कंफ्यूज करने के लिए दिया है, हालांकि मैं भी सोच रहा था कि यूज कैसे करूं, है ना, तो होते हैं जनरली, हम एक बार कोशिश करते हैं, ठीक है, और कोई क्वेश्चन? 68, ओके,
68 कह रहा है कि एक्स वाई आर इंडिपेंडेंट एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ रेस्पेक्टिव मीन्स 10 एंड 5। तो मीन ऑफ द मिनिमम एक्स वाई, या तो तुम डायरेक्टली वो लिख लो, क्या होता है ये फॉर्मूला याद है किसी को? मिनिमम का मीन है, आई थिंक क्या होता है इसका मीन का फॉर्मूला 1 बाई लैम्डा 1। समेशन होगा डायरेक्टली उसके पैरामीटर्स का। हाँ पैरामीटर्स का सम होगा, तो मीन कितना आ जाएगा 1 बाई 15। ये क्या होगा? यस सर। नहीं चेक करना पड़ेगा, एक मिनट में चेक मैं पूछ रहा हूँ, तो एक मिनट। इसका फॉर्मूला है हालांकि मैं देख लेता हूँ एक बारी। सो आपको बोल रहा है कि x जो है, मैं अभी रिसेंटली कराया था कुछ दिन पहले, मीन इसका 10 है और y जो है एक्सपोनेंशियल। हाँ जो क्वेश्चन आपने करवाया था सर वो सेम था, पर यूनिफॉर्म का क्वेश्चन था। हाँ नहीं क्वेश्चन में ऐसा, ठीक है चेक कर लेता हूँ। सो इंडिपेंडेंट जो एक क्वेश्चन उसने पूछा था पॉइजन प्रोसेस वाला जिसमें यूज हो रहा था, उसमें ये किया था ना हमने अल्फा 1 अल्फा 2 ऐसा कुछ था, तो उसमें यूज किया था, यानी कितने पूछा था। यानी मैं बता देता हूँ। सो यहाँ पे क्या है, जस्ट आप क्या करो, आपको एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूशन पता है x का, मैं मिनिमम का डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लेता हूँ। तो आपको पता है CDF ऑफ मिनिमम क्या होता है? फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का CDF किसी को याद है? फॉर्मूला होता ना 1 माइनस, चूंकि दोनों, अच्छा दोनों का अलग अलग हुआ है ना, लेकिन नहीं दोनों IID नहीं है, तो IID के लिए होता है। ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का भी यूज करते हैं IID के लिए। मैं डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लेता हूँ। मान लो मैं मान लिया इसको z है मिनिमम ऑफ x, y। एक मिनट, जैसे जो आईआईडी वाला थ्योरम है वो नहीं अप्लाई हुआ है। नहीं वो IID नहीं है ना ये, क्योंकि ये मीन अलग अलग हो गया, तो डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग हो गया, तो दे आर नॉट आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड एक्चुअली। तो कोई दिक्कत नहीं है, जब ऐसे क्वेश्चन होंगे तो आप इसका CDF निकाल लो। यू फाइंड द CDF ऑफ z, सो व्हाट यू डू, z लेस देन इक्वल टू स्मॉल z, सो प्रोबेबिलिटी मिनिमम ऑफ xy लेस देन इक्वल टू z। अब बताओ मिनिमम लेस देन इक्वल टू z है, देन व्हाट डू यू मीन? कुछ कह सकते हैं क्या? नहीं अभी कुछ नहीं कह पाएंगे आई थिंक, चेक करो। तो 1 माइनस करना पड़ेगा, ऐसा कर सकते हैं। अब मैं बता सकता हूं कि दोनों का मिनिमम जो है z से ज्यादा है, जो भी छोटा वाला है वो z से ज्यादा है, तो जो लार्जर होगा वो भी z से ज्यादा होगा। चेक करो, ठीक है ना? तो इसका मतलब होगा अब कि x इज मोर देन z एंड इनटू y इज मोर देन z। और ऐसा क्यों? क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है। तो अब जब इंडिपेंडेंट है तो क्या आया, यहां से देख लो। सो मैं फाइंड कर रहा हूं CDF ऑफ z, तो CDF कितनी आ जाएगी 1 माइनस, आपको पता है इस केस में इसका डिस्ट्रीब्यूशन ये था, fx ऑफ x था 1/10 e की पावर माइनस x/10, और इसका PDF y का था 1/5 e की पावर y/5। हाँ है ना, ठीक है जी। सो यहाँ पे देखो दोनों का 1 माइनस CDF है। एक मिनट, चेक करो भाई, इसका आंसर बताओ। सो मोर देन z पता तुम्हें क्या होता है? ये आता है e की पावर डायरेक्टली आ जाएगा माइनस x/z, तो यहाँ z के टर्म में तो z ही रहेगा, तो माइनस z/10 और e की पावर माइनस z/5। सो फाइनली आ गया 1 की पावर माइनस कितना आ जाएगा, ये पावर कैलकुलेट करो सम, z/10 z/5। एक मिनट, हेलो हाँ भैया प्रणाम, एक्चुअली क्लास में छी हम। ठीक है अभी फोन कर दे 5 मिनट में। हाँ 1 मिनट, यस। सो मैं क्या पूछ रहा हूँ, क्या आएगा सम इसका 3z/, हाँ बस हो गया। सो CDF आ गया 3z/10। अब ये देख के बताओ इसका मीन कितना आएगा z का, डायरेक्टली PDF में निकाल सकते हो, ऐसे तो डिफरेंशिएट कर लो PDF आ जाएगा 3/10 e की पावर माइनस 3z/10 PDF आ जाएगा। बताओ इसका मीन कितना आया? 10/3, ठीक है ना, 1/3/10 तो 10/3 आंसर है कि नहीं? इसमें कोई क्वेश्चन ऑप्शन है? ठीक है, तो यही आंसर होगा। एक्चुअली हुआ क्या, हाँ बोलो। हाँ थ्योरम ये है, एक्चुअली मुझे देखना, मुझे याद नहीं था इसलिए इतना किया मैंने। ये थ्योरम भी है, थ्योरम ये है कि
हाँ तो आईआईडी का नहीं, बिना आईआईडी पे चल जाएगा। देखो ये है, इंडिपेंडेंट भी वो है। हैं? वो है कि x अरे नहीं, मैं फॉर्मूला बना दे रहा हूँ, देखो यहाँ फॉर्मूला बना दे रहा हूँ। सो क्या हुआ यहाँ पे, उसका सम हो गया ना 1/λ1 प्लस λ2, यही आया ना। देखो ये फॉर्मूला है एक्चुअली, ये थ्योरम है। जब इंडिपेंडेंट ना हो तो ये थ्योरम है, चेक करो। ठीक है ना। सो जब इंडिपेंडेंट नहीं हो तो ये थ्योरम है, याद रखना तुम, ये चीज है। x1 का मीन z1 है, x2 का मीन λ2 है, तो मिनिमम का मीन ये होगा, तुम चेक करो। अच्छा सॉरी ये वो हो गया, यहाँ मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा, वो गड़बड़ हो गया। ऐसा है 1/, यस वो मिस्टेक हो गया है ना। 1/1 प्लस 1/λ2, ये थ्योरम हो गया, ये मैं उल्टा लिख दिया। उतना ही नहीं, एक्चुअली वो थोड़ा सा कंफ्यूजन पता क्या होता है, कई बार मीन जब 1/λ1 होगा तब वो फॉर्मूला था। मैं बोल देता हूँ फिर से, देखो मैं लिख देता हूँ थ्योरम क्या लिख रहा था। थ्योरम ये है कि x है एक्सपोनेंशियल विथ मीन λ1 एंड y इज एक्सपोनेंशियल विथ मीन λ2, दोनों है इंडिपेंडेंट। तो x जो हमारा मिनिमम होता है ना, सो दिस मिनिमम ऑफ xy इज एक्सपोनेंशियल विथ मीन, म्यू मतलब मीन बोल रहा हूँ, विथ मीन आएगा 1/1/λ1 प्लस 1/λ2। और जो मैं शुरू में लिख दिया था वो इसके लिए है कि x इज एक्सपोनेंशियल विथ मीन 1/λ1 एंड y इज एक्सपोनेंशियल विथ मीन 1/λ2, और ये दोनों इंडिपेंडेंट है। ठीक है, इंडिपेंडेंट है, यहाँ भी इंडिपेंडेंट है दोनों। ठीक है, तो उस केस में इंडिपेंडेंट, देन जो मिनिमम है ना एक्स वाई का, वो भी एक्सपोनेंशियल होगा विथ मीन नाउ दिस। सो वो इसके लिए था, जब मीन यहाँ 1/λ1 है, पैरामीटर λ1 होगा तब, यहाँ पैरामीटर λ2 होगा तब, इस केस में एक्चुअली। तो मैं यही कंफ्यूजन कई बार होता है, याद रखने में दिक्कत होती है, फिर वो प्रूव कर लेता हूँ मैं, ये है। सो अब इसी टाइप में ये 69 क्वेश्चन भी तो उसमें किस करते हैं कि ये रिलेशन देना तो क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर लो इसको ज्वाइंट पीडीएफ को, इस रीजन पे ज्वाइंट पीडीएफ लिख लोगे, दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा, दोनों को पीडीएफ का प्रोडक्ट हो गया, और इंटीग्रेट कर लो इस रीजन पे। सो तुम क्या करो, x1 का पीडीएफ, x2 का पीडीएफ, dx1 dx2, अब इंटीग्रेट कर लो उसको किस रीजन पे। सो पहले तुम्हारा ये है, अब ये x1 इधर x1 है, इधर x2 है, ये लाइन है x1 इज इक्वल टू x2, तो x1 मोर देन x2 किधर होगा, ये वाला रीजन होगा। तो इस रीजन पे इंटीग्रेट कर लोगे इसको, हाँ इस रीजन पे इंटीग्रेट कर लो, हो जाएगा। एक बार सारे क्वेश्चन लिख के देखो, और मान लो तुम घर पे बैठ के 3 घंटे बैठ के एक एक क्वेश्चन करो, 3 घंटे में कोशिश करो पूरा निपटाओ, और सारे करेक्ट होने चाहिए। तब तक सॉल्व करो जब तक कि सारे करेक्ट ना हो जाए 100 के 100, तब तक रिपीटेडली सॉल्व करो, ये चीज है। और मेरी 8 to 9 दूसरी क्लास है, तो अब डाउट कल करेंगे, 6 to 8 कल भी क्लास होगी, डेली चलेगी क्लास। तो कल भी एक टेस्ट रख लेंगे 5 बजे, और फिर उसका डिस्कशन हो जाएगा 6 बजे। तो 5 बजे टेस्ट रख लेंगे, फिर 6 से 8 क्लास होगी, ठीक है जी जी। नहीं, इस पीवाई का टेस्ट नहीं होगा, डाउट आप कहीं से भी पूछ सकते हो, एक नया पीवाई की भेज दूंगा फिर से मैं, ठीक है। और टेस्ट कुछ नया टॉपिक का रखेंगे, मैं बता दूंगा, हो सकता है रैंडम वेरिएबल का था, मान लो डिस्ट्रीब्यूशन का आगे कुछ वो दूसरा टॉपिक, अगला टॉपिक क्या है सिलेबस में, उसका रख लेंगे। अभी जो टेस्ट किसका हुआ है, अभी जो टेस्ट हुआ है वो तुम्हारा हुआ है रैंडम वेरिएबल का और प्रोबेबिलिटी का। प्रोबेबिलिटी का 2 टेस्ट हुआ है, उसमें डिस्क्रिप्शन वाले का नहीं था, और ये रैंडम वेरिएबल का हुआ है। कल इसका रखते हैं स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है। सो कल इस पे वेस्ट रखते हैं टेस्ट इसका। तो 5 बजे इसका टेस्ट होगा, 6 से 8 में इसका भी डाउट टेस्ट का, या पीवाईक्यू ये वाले में डाउट हो तो भी, और एक और पीवाईक्यू भेज दूंगा, बता याद दिला देना मुझे, उसके भी डाउट्स, या बाहर के भी कोई डाउट है तो भी चलेगा, बट क्वेश्चन सॉल्व करो, डिफरेंट बुक से, डिफरेंट टेस्ट से, डिफरेंट एग्जाम्स के पेपर्स के सॉल्व करते रहो क्वेश्चंस, ठीक है। डाउट 6 to 8 चलती रहेगी हमेशा, एग्जाम तक क्लास चलेगी, कभी भी पूछ लो। चलो ठीक है, तो अभी यही स्टॉप करते हैं, थैंक यू, ठीक है।